Everyone remember, right? The very first genomatic mutations, aneuploidy, euploidy. Okay, now tell me what's the difference in the Down syndrome and the Turner syndrome? What's the difference in the Down syndrome and Turner syndrome? फटाफट से समझाओ. Down syndrome and Turner syndrome. Yes, anyone in the class? Down syndrome is autosomal polyploidy. Polyploidy चारू, right? Polyploidy word ध्यान से. Right. Down syndrome is autosomal trisomy. डाउन सिंड्रोम क्या है हमारे पास? एग्जैक्टली ट्रिप्लॉइड नहीं जोया. गलत वर्ड गलत नहीं लिखने बेटा. छोटे छोटे वर्ड्स अगर गलत हो गए तो डायरेक्ट सब कुछ आपका गलत हो जाएगा. आता हुआ टॉपिक भी गलत कर दोगे. राइट. डाउन सिंड्रोम इज 21st ट्राइसोमी. राइट. वाइल टर्नर सिंड्रोम इज एक्स मोनोसोमी इन द फीमेल. राइट. टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक्स मोनोसोमी है फीमेल के अंदर. डाउन सिंड्रोम 21st की ट्राइसोमी है. ठीक है. डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, वहीं पर टर्नर सिंड्रोम हमारे पास एलोसोमल मोनोसोमी है. राइट. समझ आया ना पॉइंट सबको? वेरी गुड. राइट. तो क्लियर है यहाँ तक? याद रहेंगे पॉइंट. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने. ठीक है. गलती नहीं करनी है इसके अंदर. राइट. ये सब स्पेसिफिक फीचर्स सबको अच्छे से क्लियर रखने हैं, एकदम रिमाइंड रखने. टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल एक्स मोनोसोमी. राइट. एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 1 to 2000. राइट. पार्शियल नहीं होता, इट्स कंप्लीट एक्स मोनोसोमी. पार्शियल नहीं है. राइट. पार्शियल वर्ड्स बुक लिखती है बट वो गलत है. इट्स अ कंप्लीट एक्स मोनोसोमी, क्योंकि एक एक्स पूरा का पूरा गायब होता है. राइट. अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले वो एक अभिषेक का डाउट था टेलीग्राम पे. पहले मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे डाउट देती हूँ. जस्ट गिव मी अ ओके एवरीवन. राइट. तो बेसिकली एक क्वेश्चन था एंड आई होप ये ट्राई किया होगा सबने. असाइनमेंट डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट टाइम. कर लिया था असाइनमेंट डिस्कस. क्वेश्चन था. ओके. राइट. यस, वन क्वेश्चन इज देयर ऑन द टेलीग्राम गाइस. फटाफट से जरा क्वेश्चन सॉल्व करो सबके सब. राइट. ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं दोबारा से एक और कराऊंगी. नहीं, ये रह गया आपका क्वेश्चन मुझे कराना. ये जनरली नीट में आता नहीं है, लेकिन एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. राइट. तो थोड़ा ध्यान से. There are 10 flowers in the one individual plant of Crotalaria. In each microsporangium of every stamen, telegram खोलो सब इसमें क्वेश्चन का लिंक देखो. Right. In each microsporangium of every stamen of all the flowers, right, there are 30 microspore mother cell. How many pollen grains are formed from the plant? Anyone who can attempt the question? क्वेश्चन में बिल्कुल बस उसका प्रोसेस फॉलो करना है. कैसे कैसे दे रखे हैं देखो. क्वेश्चन में दिए 10 फ्लावर है. हर फ्लावर के एक क्रोटलेरिया के अंदर. राइट. और उसी के साथ साथ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एवरी स्टेमन, राइट, इज ऑल द फ्लावर हैव 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल. 48,000 कैसे कैलकुलेट किया राना? कैसे कैलकुलेट किया इसको? थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे. राइट. नाउ सी एवरीवन, थोड़ा सा क्वेश्चन. अच्छा, क्रोटलेरिया एक हिंट है इसके अंदर. क्रोटलेरिया क्या हिंट दे रहा है आपको? ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? अभी जैसे टर्म टेस्ट है ना, उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है. क्रोटलेरिया जो दे रखा है उसका कुछ लगाया हो उसके अंदर. क्रोटलेरिया के बेसिस पे पेपिलोनिएसी फैमिली. वेरी गुड. दैट इज द फेबेसी फैमिली. राइट. फेबेसी फैमिली का फीचर है. ठीक है. राइट. तो अब वहीं से हम लगाते हैं. देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया है. लेट मी राइट इट ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो हमें दिया है यहाँ पर टोटल फ्लावर्स इन प्लांट इक्वल्स टू 10. अब हर एक कोई ध्यान से समझना इस चीज को. क्या क्या है हमारे पास. तो हमने कहा टोटल फ्लावर्स 10 है. ईच फ्लावर will have 10, that is, जिसको आप लिखते हो 9 + 1 एंथर. इतने एंथर होंगे इसके पास. राइट. फाइन. अब उसी के साथ साथ हमने कहा ईच एंथर, एक एक करके पूरा आइडियोलॉजी बनाओ इसमें. कैरी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए. ठीक है. नाउ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम carry 30 microspore mother cell. Right.
एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल. नाउ ईच microspore mother cell produces 4 microspores which germinate as pollen grain. राइट. तो अब अगर मैं इसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट करूं तो 10 into 10 into राइट 10 फ्लावर्स में 10 एंथर, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 30 माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन. आ जाएगा आंसर. राइट. दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. इस तरीके सॉल्व करते हैं. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट. बस मेन क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, क्रोटोलेरियम. अब ये क्वेश्चन जो है ना कनेक्टिव क्वेश्चन है. कनेक्टिव क्वेश्चन कैसे? दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज कनेक्टेड टू द फैमिली मॉर्फोलॉजी पार्ट आल्सो. अब क्रोटोलेरिया ध्यान रखना, इट्स अ ग्रीन मैन्योर व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड राइट इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द मेंबर ऑफ एबेसी. अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि हाँ आपका जो पर्टिकुलर प्लांट दे रखा है वो सोलेनेसी फैमिली से है तो आप 5 स्टेमन लेके चलोगे. क्वेश्चन दे देगा कि आपका ये पोएसी फैमिली से है तो आप 2 स्टेमन लेके चलोगे. राइट. तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन. राइट. ये बेसिकली पूरा आपको आइडिया फॉलो करना. समझ आया सबको अच्छे से? राइट. एवरीवन क्लियर विद दिस? यस अभिषेक, क्लियर विद योर डाउट बेटा? ठीक है. राइट. तो क्वेश्चन क्लियर है. इस तरीके से क्वेश्चन करना है. अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन सेम मेगास्पोर के लिए भी आता है. बस उसमें भी सेम करना है. पहले नंबर ऑफ फ्लावर, फिर फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ ओवरीज, ओवरी के अंदर फिर आगे आपका मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि वहां तो मेगास्पोरेंजियम का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक अकेला ही है. राइट. तो नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल और नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इनटू 1, 4 नहीं करना. राइट. क्योंकि वो 4 मेगास्पोर नहीं बनाता, फंक्शनल मेगास्पोर एक ही बनता है, दैट इज एम्ब्रियो सैक एक ही बनता है. राइट. तो वो एक फॉलो अप उस तरीके से करना है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है कैसे इसको सॉल्व करना है. कंप्लीट यहाँ तक? राइट. सो दिस इज वेयर वी कंप्लीट दिस पॉइंट. राइट. अब हम डिस्कस करते हैं आगे वाला पार्ट हमारा, म्यूटेशन आज खत्म करते हैं जरा. और बहुत ध्यान से आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं क्लास में. राइट. क्योंकि आज का टॉपिक आपका नेक्स्ट चैप्टर से भी लिंक्ड है. राइट. तो सब अच्छे से इसको क्लियर करेंगे. राइट. और उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर, पेडिग्री एनालिसिस एंड हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम. राइट. तो हार्डी-विंगबर्ग तो खैर आपको मंशील से कराएंगे डिटेल में, तो जब वो करा देंगे तब मैं डिस्कस करूंगी आप. ठीक है. उसी के साथ साथ अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. Right, that is with your topic. Let's begin with the mutation. Let me share the slide and let's begin with that. Okay, everyone. So last time तक बेटा हमने सबसे पहले पढ़े थे जीनोमैटिक म्यूटेशंस. एंड जीनोमैटिक म्यूटेशंस में हमने डिस्कस किया था जहाँ पर हमने कहा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी ऑल्टर्ड. राइट. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके चेंज होंगे. राइट. जहाँ पर आप नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करोगे या क्रोमोसोमल सेट को इंक्रीज डिक्रीज करोगे. सेकेंड, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्रोमोसोमल एबरेशंस. नाउ व्हाट इज दिस क्रोमोसोमल एबरेशन? एक्चुअली इज क्रोमोसोमल एबरेशंस का मतलब ऐसे टाइप के म्यूटेशंस जो अराइज होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन होती है. राइट. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द नंबर, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द जीनोम सेट. Right, you are just going to have the alteration in the structure of the chromosome. That is, whether you are going to delete the information over the chromosome or you are going to duplicate the information, you are going to invert the information or you are going to exchange the information. Right, means हर जो होगी वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप प्रोसेस में करोगे. राइट. तो अब मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहला मैंने इसमें स्टडी किया द वेरी फर्स्ट स्टेप. क्रोमोसोमल एबरेशन के 4 मेन कैटेगरीज है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. सबसे पहली कैटेगरी आती है मेरे पास डिलीशन. राइट. डिलीशन का मतलब हटाना, दैट इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम. आपने पूरा क्रोमोसोम सेगमेंट ले रखा है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कट कर दी. राइट. हटा दी, उसकी डिलीट कर दी. राइट. सो दैट डिलीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो रही है इसीलिए आप उसे कहते हो इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन. राइट. You will just name it as intrachromosomal because happening within a chromosome. Right. एक क्रोमोसोम में हो रही है हमारे पास. तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम और लॉस ऑफ फंक्शन इन्फॉर्मेशन. जहां पर डिलीशन में आप सिर्फ उसके टर्मिनल सेगमेंट को डिलीट करते हो तो इट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल डिलीशन और डेफिशिएंसी. अगर बीच में कहीं से डिलीट करते हो तो इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी डिलीशन. टर्मिनल डिलीशन में मैंने क्या किया, लेट अस सपोज एज एन एग्जांपल. ओके, हाउ विल यू डिलीट द इंफॉर्मेशन? हाँ जी अभिषेक, वही पढ़ रहे हैं बेटा, कैसे करेंगे वही हम समझ रहे हैं उस चीज को. राइट. तो अब हमने कहा बच्चा अगर मुझे डिलीशन करना है तो डिलीशन में हम क्या प्रोसेस करेंगे? टर्मिनल डिलीशन में आई हैव दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम विद मी. ये मुझे क्रोमोसोम गिवन है. इस क्रोमोसोम के लास्ट सेगमेंट दैट इज FG वाला जो सेगमेंट है इसको मुझे क्लीव करना है, इसको मुझे कट करना है.
राइट। इसको मैंने कैसे कट किया, बाय गिविंग एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस। एक्चुअली अगर थोड़ा सा याद हो सबको तो क्रोमोसोम है क्या, राइट। क्रोमोसोम इज बेसिकली द कंडेंस्ड क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन इज एक्चुअली पैकेज डीएनए, राइट। तो अब डीएनए की तो बात है, उस पे मींस उसके ऊपर जीन ही तो है, तो जो क्रोमोसोम पे इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जीन की इंफॉर्मेशन ही तो है। तो अब मैंने उसको कट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए दो टाइप के एंजाइम होते हैं, वन इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस एंड अनदर इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस। अब अगर मैं उसकी फाइनल टर्मिनल पोजीशन पे कट करती हूँ और उसको हटाती हूँ तो इट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर इन बिटवीन सेगमेंट को हटाती हूँ तो उससे उसमें यूज क्या करूंगी मैं, एंडोन्यूक्लियस। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्सोन्यूक्लियस ने इस पॉइंट पे कट किया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है ना डीएनए के बेसिस के बीच में, उसको कट किया, जिसकी वजह से एफ और जी जीन का लॉस हो। अब जैसे ये कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, वापस से विंडेज एंजाइम को यूज करके, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है उसको यूज करके क्रोमोसोम पूरा आपने क्लोज कर। तो अब यहाँ से आपका एफ जी का सेगमेंट लॉस हो, राइट। तो आपने निक की प्रोडक्शन की टर्मिनल एंड पे बाय एक्सोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू एफ जी हट गया, आपका क्रोमोसोम एज सच इंटैक्ट रह गया, राइट। दिस इज हाउ इट वर्क। नहीं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ये एंजाइम खुद एक्टिव हो जाएंगे या कोई ऐसा केमिकल बॉडी में आ जाएगा जो इन्हें एक्टिव करा देगा, उसकी वजह से फंक्शन होगा एज अ टर्मिनल डिलीशन, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा इंटर कैलोरी डिलीशन करना है, तो लेट अस सपोज मुझे इन बिटवीन इंफॉर्मेशन को हटाना है, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन EFG की हटानी है। अब EFG की हटानी है तो उसमें एक स्पेशल एंजाइम कट करेगा जो स्पेशल साइट पे जाके कट करेगा, व्हिच विल कट एट अ स्पेशल साइट। और स्पेशल साइट पे कट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, राइट। एंडोन्यूक्लियस, एंडो से मीनिंग पता चल रहा है ना, जो अंदर जाके कट कर रहे हैं। तो एंडोन्यूक्लियस इज द एंजाइम व्हिच कट इन बिटवीन द सेगमेंट, राइट। तो अब ये कितने निक प्रोड्यूस करेगा, दो, क्योंकि एक तो ई के एक साइड होगा और एक जी के एक साइड होगा, तभी ये सेगमेंट हटेगी। तो ये सेगमेंट जैसे ही हटेगी वैसे ही डी और एच को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम आ जाएगा और वो ज्वाइन कर देगा, अल्टीमेटली मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से? दिस इज हाउ डिलीशन हैपन। इसकी और डिटेलिंग ना आप पढ़ोगे एनडी आरडीटी चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, जब पढ़ोगे ना, राइट, तब, राइट। तो आज जब हम आरडीटी पढ़ोगे ना जूलॉजी के अंदर, तो वहां पढ़ोगे रिस्ट्रिक्शन साइट EcoR1 एज द एंजाइम, जो एंडोन्यूक्लियस जो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, राइट। यस अपूर्वा, इज इट नेसेसरी कि दोनों एफ एंड जी? नहीं नहीं नहीं, नेसेसरी नहीं है बेटा, आप जी भी कट कर सकते हो। ये तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, आई हैव जस्ट टेकन एज एन एग्जांपल कि एफ और जी को मैंने कट किया, उसकी वजह से अराइज हो, राइट, जस्ट गिवन एज एन एग्जांपल। आप जी को भी कट कर सकते हो, आप बीच में से अकेले एफ को भी कट कर सकते हो, आप ई को भी कट कर सकते हो, और बहुत सारे मल्टीपल जीन्स को भी हटा सकते हो। इट डिपेंड्स, एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है कि इट्स अ साइट ऑफ फंक्शन ऑफ विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम किस साइट पे काम कर रहा है, राइट, उसके बेसिस पे कटिंग होती है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने डिलीशन पढ़ा एज अ टर्मिनल डिलीशन डेफिशिएंसी, एज इन, ये साथ साथ सब नोट करते चले जाएंगे, राइट, साथ साथ नोट्स बनाने हैं सबने, राइट। ऐसा मुझे बाद में ना सुनने को मिले कि हमने तो नोट्स बनाए नहीं थे क्लास के टाइम पे, नो, रिमेंबर दिस वन, ठीक है, राइट। ओनली ENG कैन ऑल्सो बी डिलीटेड बाय डिलीटिंग अनदर ENG, नहीं, ऐसे नहीं कट कर सकते मंचिका। अगर आप E को कट कर रहे हो तो आप F को अगर मान लो छोड़ रहे हो तो आप E को अलग कट कर रहे हो, G को अलग कट कर रहे हो, राइट, तब आप कर रहे हो, तो वो दो म्यूटेशंस अलग अलग है, राइट, कि E अलग कट हुआ, G अलग कट हुआ, राइट। अब डिलीशन, बेटा डिलीशन म्यूटेशन ही अंकुर, इट्स अ म्यूटेशन ओनली, राइट। और ये म्यूटेशन किसकी वजह से हो रही, किसी केमिकल की वजह से, किसी म्यूटाजन की वजह से, तभी ये म्यूटेशन अराइज हुई है ना। तो इट इटसेल्फ इज अ म्यूटेशन, राइट, बस एक म्यूटेशन का नाम है। फाइन एवरीवन, समझ आया पॉइंट यहाँ तक, राइट। अच्छा, अब उसी के साथ साथ डिलीशन का हमने जो बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ा जो ह्यूमन के अंदर मिलता है, जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको, दैट इज क्राइडियो-चार्ट सिंड्रोम। क्राइडियो-चार्ट सिंड्रोम क्या है, कैसा क्रोमोसोमल एबरेशन, राइट, जो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने 5th क्रोमोसोम की पी आर्म से एक सेगमेंट को हटा दी, तो 5th क्रोमोसोम की पी आर्म से व्हेन यू रिमूव, पी आर्म इज अ शॉर्ट आर्म ना, उस आर्म को पूरा का पूरा डिलीट नहीं कर देना, व्हेन अ पीस ऑफ, राइट, अ पार्ट ऑफ दैट आर्म इज बीइंग डिलीटेड, राइट, दैट इज कॉल्ड 5p माइनस और 5p डिलीशन, राइट। उसकी वजह से एक स्पेसिफिक जीन हट जाता है, एक स्पेसिफिक जीन का लॉस हो जाता है, इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है क्रोमोसोम से, एंड बिकॉज ऑफ दैट, right, infant will have the high pitched cry, right, and it will sound like the mewing of cat, like the cat has been mewing, it look like that, उस तरीके से लगता है। तो वो एग्जाम्पल हमारे पास, वो सिचुएशन हमारे पास खिलाई जाती है एज अ क्राइडियो-चार्ट सिंड्रोम। समझ आया सबको पॉइंट? अब डिलीशन क्लियर है बेटा, अंडरस्टूड, राइट। तो डिलीशन नोट हो गया सबका, साथ साथ सबके नोट्स नोट होते चले जाए, राइट। ये चीज याद रखना, क्योंकि अब आज मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ जो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास मुझे करके दोगे, राइट।
तो अभी ध्यान से पहले पढ़ा दूं, फिर बताती हूँ आपको आज का टास्क, राइट। तो क्रायोचैट सिंड्रोम का क्लियर है? ओके गाइस, नाउ डिलीशन के बाद यस इट कैन अकर इन द चाइल्ड ओनली बेटा, सिर्फ चाइल्ड में कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि जब 1 ईयर से बिलो का चाइल्ड है, दैट इज जस्ट एन इन्फेंट टेस्ट, राइट, तो उस कंडीशन के अंदर अगर चोकिंग की प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं की गई, ये डिसऑर्डर के अगेंस्ट को मेडिकेशन नहीं दिए गए, राइट, तो या ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इट कैन कॉज द ब्लॉकेज ऑफ द ट्रैकियो ऑल्सो एंड रिजल्ट इन द सडन डेथ ऑफ द बेबी, राइट। एंड देन अगर बेबी 1 ईयर तक सर्वाइव कर गया है प्रॉपर मेडिकेशन से और आगे भी प्रॉपर चल रहा है, तो उसके आगे उसकी डेथ के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि आगे फिर ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हमें भी देखा जाए, राइट, तो वी आर जस्ट गोइंग टू अगेन का क्राइम की हैबिट देखें, राइट, तो बेसिकली बच्चों में ज्यादा होती है, बड़े होते होते वो कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़े होते होते क्राइम बिकम अ राइट हार्मोनल बेसिकली चेंज बन जाता है हमारी बॉडी में, राइट, जहाँ पर हम कहते हैं जब हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ कनेक्टेड हो जाता है, उसके एज सच एक सेकेंडरी इफेक्ट की तरह एसोसिएट हो जाता है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट वहां हमें मेनली जो मिलता है वो चाइल्ड में मिलता है, ठीक है रिया, फाइन, ओके एवरीवन। नाउ मूविंग टू द सेकंड म्यूटेशन, second type of the mutation you can say, that is called duplication, right, डुप्लीकेशन। अब अभी हमने क्या किया, हमने डिलीशन किया। डुप्लीकेशन का मतलब अब आप क्रोमोसोम की आर्म को बढ़ाओगे, यू आर जस्ट गोइंग टू लेंथन द क्रोमोसोम आर्म बाय एडिशन ऑफ द डुप्लीकेटेड सेगमेंट। जो आपने सेगमेंट डुप्लीकेट किया, जिस जीन को आपने डुप्लीकेट किया है, उस डुप्लीकेटेड सेगमेंट को आप क्रोमोसोमल सेगमेंट पे डाल दो, राइट, उसका एडिशन कर दोगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की लेंथनिंग हो जाए। हो सकता है आप जिस क्रोमोसोम से आपने सेगमेंट को डुप्लीकेट किया उसी क्रोमोसोम पे इंफॉर्मेशन को डाल दो, या ये भी हो सकता है कि आपने जो है क्रोमोसोम एक होमोलोगस मेंबर से इंफॉर्मेशन ली, लेकिन उसको एड ऑन दूसरे होमोलोगस मेंबर पे किया, राइट। अब क्या है इसका मीनिंग, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो इस लाइन का क्या मीनिंग है, राइट। अब देखो ध्यान से, डायग्राम भी सबका साथ साथ बने। दिस इज द क्रोमोसोम विद मी हैविंग द इंफॉर्मेशन A B C D E F G H, ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। अब ये पर्टिकुलर जीन्स मेरे पास प्रेजेंट है, टोटल दीज 8 जीन्स आर बीइंग फाउंड। मैंने क्या किया इसके अंदर, EFG का डुप्लीकेशन किया, EFG की आर्म को मैंने एज इट इज बनाया, रीसिंथेसाइज किया, और रीसिंथेसाइज करने के बाद अब कैसे उसको लगाया, देखो अब मेरे पास था ABCDEFG, आगे EFG, जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है, जिस सेगमेंट का डुप्लीकेशन हुआ, अगर उसी के आगे उसकी डुप्लीकेटेड सेगमेंट विदाउट एनी ब्रेक लग जाए तो इट इज कॉल्ड टैंडम डुप्लीकेशन। इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन। मींस मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 है, अब 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन है, मेरे पास 2 3 को मैंने डुप्लीकेट किया, तो आई राइट 1 2 3 2 3 4 5। अब समझ आया पॉइंट, राइट। तो उसी के एकदम बाद लगा दिया, दिस इज कॉल्ड टैंडम रिपीट। ये नाम मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगी आपको VNTR सीक्वेंसेस में इन द कमिंग चैप्टर, राइट। टैंडम का मीनिंग इसलिए याद रखना, टैंडम का मीनिंग का मतलब जब आपने जिस चीज को बढ़ाया उसी के एकदम तुरंत बाद उसी चीज को लगा दिया, ठीक है, राइट, जिस चीज को आपने बढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड टैंडम डुप्लीकेशन। अब मैंने एक सीक्वेंस क्या किया, मेरे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, मैंने 2 3 को डुप्लीकेट किया, लेकिन 2 3 मैंने लगाया टैंडम हैबिट में, उसी के एकदम बाद लगाया, बट इन्वर्ट करके लगाया, राइट। 2 3 की जगह मैंने 3 2 लगाया, राइट, आई जस्ट इन्वर्टेड दैट, मैंने रिवर्स कर दी उस इन्फॉर्मेशन को। रिवर्स करने का मतलब इट इज कॉल्ड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। इसकी वजह से क्या हो गया, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। तो DEFG था, अब EFG आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, GFE, राइट, दैट्स अ सेकंड टाइप कॉल्ड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। नाउ आई से डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब आप दो होमोलोगस पेयर, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दो होमोलोगस मेंबर है, पेरेंटल मेंबर एंड सॉरी पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट किया, लगाना कहाँ चाहिए था, पैटर्नल पे, लेकिन लगाया कहाँ, मैटरनल पे, ठीक है। होमोलोगस पेयर सेम होना चाहिए बेटा, बस उसके मेंबर चेंज हो गए, डुप्लीकेशन दूसरे मेंबर से हुआ, एडिशन दूसरे मेंबर में हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। when you change the position, when you change the place of that duplicated arm, clear। अब पॉइंट आता है कि डुप्लीकेशन से फर्क क्या पड़ता है, राइट, व्हाट्स द बेसिक चेंज व्हिच अकर्स ड्यू टू डुप्लीकेशन। लेट अस सपोज बच्चा, ये मेरे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, मैंने यहाँ पर कहा DEFG, जहां पर राइट इसके अंदर अगर देखा जाए
तो मेरे पास डी और एच के बीच में पहले जो था ना, ये 3 जीन की वजह से डिस्टेंस लेट सपोज अप्रोक्सीमेट 30 सेंटीमोडल्स था, ठीक है। अब मेरे पास कंडीशन इसके डुप्लीकेटेड सेगमेंट आने की वजह से, लेंथनिंग होने की वजह से, टेल मी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एच विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिस्टेंस डी और एच के बीच में इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा टैंडम और रिवर्स टैंडम की वजह से? वेरी गुड, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ गया तो इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज, अंकित री-लॉग इन वंस अगेन। हाँ जी, राइट, बिल्कुल। हमने कहा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी ना, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना लिंकेज कम, और उतना रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो क्या मेरे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, राइट? क्या मेरे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई कि जो मुझे जीनोटाइप नहीं चाहिए थे वो जीनोटाइप भी पॉपुलेशन में आ रहे हैं, मींस। और अगर ये बात मुझे बताओ, अगर रिकॉम्बिनेशन बढ़ा तो वेरिएशन बढ़ी या कम हुई वेरिएशन? डू वेरिएशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। अगर रिकॉम्बिनेशन बढ़ा तो वेरिएशन बढ़ा ना, और वेरिएशन बढ़ा मींस म्यूटेशन होगी, ठीक है ना? अब समझ आया प्रोसेस, राइट? दिस इज वेयर वी डिफाइंस एज द कंप्लीट, राइट? जो हमने कहा यहाँ पर डुप्लीकेशन, इस म्यूटेशन की वजह से चेंज हमारे पास आया। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब बेटा इतना सिर्फ कि जो सेगमेंट आपने डुप्लीकेट की है, जिस क्रोमोसोम से की है, उस क्रोमोसोम पे ना लगा के उसको आप साथ वाले किसी और क्रोमोसोम पे जो उसी होमोलोगस पेयर का मेंबर है उस पे लगाओ, दैट इज डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, ठीक है, राइट? अब समझ आया? अच्छा, अब इन तीनों में से ये समझाओ मुझे कौन सा इंट्रा क्रोमोसोमल है? 1 2 3 टाइप्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल कौन कौन से हैं? इंट्रा क्रोमोसोमल 1 and 2, वेरी गुड। इंट्रा क्रोमोसोमल मीन्स इंसर्ट ना, इनसाइड ना, राइट? तो विद इन अ क्रोमोसोम चेंज किसमें हुआ है? टैंडम में और रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में तो नहीं हुआ ना मेरे पास, क्योंकि डिस्प्लेस डुप्लीकेशन तो कैसा हुआ? इंटर क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अब समझ आ गया सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड नाउ, राइट? तो डुप्लीकेशन क्लियर हुआ बेटा, नोट हो गया, डन है, राइट? अब इसी का एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। हमें क्या लगा था, राइट? वी फाउंड दैट कि अगर आप डुप्लीकेशन करते हो, मीन्स आप एक जीन के मेंबर को बढ़ाते हो, राइट? तो वो जीन के मेंबर को बढ़ाने से, लेंथनिंग ऑफ क्रोमोसोम होने से, मे बी अ चांस कि इट रिजल्ट इन द गेन ऑफ फंक्शन, राइट? एक चांस हो सकता है कि इट रिजल्ट इन द गेन ऑफ फंक्शन, कि जहां पर उसका फंक्शन बढ़ जाएगा, उसके फंक्शन का गेन हो जाएगा, राइट? लेकिन मैंने कहा कि इन द कंडीशन, राइट, आप हमेशा ये गारंटी नहीं कर सकते कि डुप्लीकेशन रिजल्ट इन द गेन ऑफ फंक्शन, बिकॉज इट्स अ रियल एग्जांपल दैट डुप्लीकेशन मे लीड टू द लॉस ऑफ फंक्शन। किस तरीके से? हमने एक एग्जांपल पढ़ा यहाँ पर, बाराई इन ड्रोसोफिला, राइट? बाराई इन ड्रोसोफिला का मतलब आई विद अ वेरी ब्लर्ड विजन, विद अ लॉस ऑफ विजन जनरली इज कॉल्ड बाराई, राइट? तो हमने कहा यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, बी जीन, विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे, राइट, स्पेसिफिकली 16A लोकस पे प्रेजेंट है, राइट? 16A लोकस का मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन है मेरे पास जहां पर ये लोकेटेड है, बस उस पोजीशन को मैंने नाम अभी 16A लोकस दे दिया, ठीक है? इसके जीन के डुप्लीकेशन की वजह से विजन का लॉस होता है और ब्लर्ड विजन कॉज होता है, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ विजन और द ब्लर्ड विजन, राइट? इसका मतलब किस तरीके से हमने कहा, लेट अस सपोज अगर एक इंडिविजुअल में बी जीन प्रेजेंट है, राइट? तो लेट अस सपोज एक इंडिविजुअल में बी जीन प्रेजेंट है एंड बी जीन इज देयर एज अ सिंगल कॉपी, तो वो सिंगल कॉपी बी जीन जो होता है ना हमारे पास, वो वर्क करता है कि वो 700 ओमेंटीरिया की फॉर्मेशन करता है। रिमेंबर ओमेंटीरिया कंपाउंड आई in the case of the Drosophila or the insect के केस में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है where they have the mosaic vision because of the omentirium, right? तो वो बी जीन अकेला कितने को प्रोड्यूस कर सकता है? 700 ओमेंटीरियम। अब जैसे ही बी जीन का डुप्लीकेशन हुआ तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद डुप्लीकेटेड सेगमेंट से ओमेंटीरिया के नंबर बढ़ जाएंगे, इसका विजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट बी जीन के डुप्लीकेशन से इसके ओमेंटीरिया के नंबर कम हो गए, राइट? 700 की जगह कितने ओमेंटीरिया हो गए? 350 ओमेंटीरिया, राइट? 350 ओमेंटीरियम विल बी देयर इन द डुप्लीकेटेड कॉपी। फिर अगर मैंने ट्रिपल बी कर दिया तो मेरे पास 175 ओमेंटीरियम होगा। तो धीरे धीरे अगर मैं देखूं तो डुप्लीकेशन के साथ साथ ओमेंटीरिया के नंबर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं मेरे पास?
राइट, कम हो रहे हैं ना, एंड अगर ओमेंटिडिया के नंबर मेरे पास कम हो रहे हैं बेटा, तो इट विल रिजल्ट इन द ब्लर्ड विजन और दी लॉस ऑफ विजन। तो एक इसमें रिजल्ट करेगा कि विजन ब्लर हो जाएगा, और इट विल रिजल्ट इन दी लॉस ऑफ विजन. That's the case we will study in the case of the Drossy. Understood today, everyone? Right. That depend रिया. It can be of any. Random भी लग सकता है, reverse random भी लग सकता है. ठीक है? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो पहली दो कैटेगरी डिलीशन, डुप्लीकेशन, एवरीवन डन. थर्ड पे चल जाएं. Okay, everyone. Now the third category is inversion. Right. Charo, generally observe beta it reduced by half, near to half rather, not half, क्योंकि 175 is a number जो 150 से रेंज करता है. ठीक है? 350 is a number जो 340 से रेंज करता है. Right. तो it is near to half we can say. Right. Exactly half नहीं मिलता मुझे. ठीक है? Clear है? Right. Okay, everyone. Now moving to the next one, that is the third type of the chromosomal aberration, which is called as inversion. उसको हमने नाम दिया inversion. इन्वर्जन हमारे पास एक ऐसा इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन, इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन, एक ही क्रोमोसोम में वर्क करने वाला, जहां पर आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन्वर्ट करा देते हो. ना तो आप लॉस कर रहे हो, ना आप एडिशन कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन्वर्ट कर रहे हो. राइट. तो एक ऐसा हमने कहा इंट्रा क्रोमोसोमल एबरेशन, राइट, वेयर इन्वर्ट, राइट, जहां आप इन्वर्ट कर रहे हो, इन्वर्जन कर रहे हो, राइट, ऑफ that genetic information का inversion होगा, right, which is going to create the position effect. अब कैसे करेगा position effect वो मैं भी समझाती हूँ. देखो, मैंने कहा यहाँ जब मैंने inversion किया तो मेरे पास आया ABCDEFGHI, ये मेरे पास normally gene present है. I make the information inverted as EFG, right. Now in the condition हमने कहा यहाँ पर inversion EFG का हुआ, तो EFG को आपने 180 डिग्री टर्न कर दिया. अगर 180 डिग्री टर्न कर दिया तो EFG की जगह इंफॉर्मेशन क्या आ गई आपकी यहाँ पर? GFE. फाइन. ऑन दैट कंडीशन हमने कहा कि ABCD फिर GFE फिर HI. राइट. तो ये मेरे पास कंडीशन हो गई. राइट. ओके. ऑडियो वीडियो क्लियर एवरीवन? Okay, Saloni relog in again. Else are getting fine. Okay dear. Now see, अब हमने कहा EFG का इन्वर्जन किया और इन्वर्जन करके हमने उसे क्या लगा दिया? GFE बना दिया. अब मैंने इन्वर्जन सेकंड केस में क्या किया? Yes, Gurleen, I'll explain once again. ये मेरे पास एक मदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, राइट, दैट इज ABCDEFGHI. राइट. अब मैंने यहाँ पर EFG का इन्वर्जन किया और EFG का इन्वर्जन करके मींस 180 डिग्री टिल्ट करके उसको रोटेट करके ऐसे लगाया कि मेरे पास GFE सीक्वेंस बन गया. राइट. तो EFG की जगह सीक्वेंस क्या हो गया? GFE. इसके इस प्रोसेस के अंदर आपने सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं किया. यू डोंट इन्वॉल्व द सेंट्रोमियर, मींस ईदर ऑन द P आर्म यू विल डू इट और ऑन द Q आर्म विल यू डू इट. राइट. लेकिन अगर आपने एक ऐसा इन्वर्जन किया जिसमें आपने सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर लिया, यू हैव इन्वॉल्व द सेंट्रोमियर, तो मेरे पास सीक्वेंस था ABCDEFGHI. राइट. तो ऑन दैट अकाउंट यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? EDC. राइट. उल्टा देखो कैसे कर दिया मैंने यहाँ पर, EDCB. right, EDCB, that is involving the centromere, right, and then आगे की तरफ BFHI हमारे पास present, right, that is called as the pericentric inversion. तो अगर inversion की segment में जो invert है उसके segment में, right, हमारे पास, right, क्या present है? There is being the, right, a presence of centromere with centromere involvement it is happening, right, then we name it as the, right, pericentric. But if centromere remain absent, right, then we name it as paracentric. कंप्लीट यहाँ तक? अब समझ आ गया पॉइंट? अच्छा, अब मुझे कोई समझाओ पोजीशन इफेक्ट. पोजीशन इफेक्ट क्यों का? Anyone of you? Why I name it as position effect? Position effect का नाम मैंने क्यों दिया इसको? पोजीशन ऑफ जीन चेंजेस. वेरी गुड. अगर अब देखा जाए बेटा, पहली कंडीशन देखना, यहाँ पर D और E के बीच में let's suppose a very negligible distance is present. Because of this they are showing the complete linkage. But if the E is becoming here, right, so at that time हमारे पास E और D के बीच में जीन था वो बेसिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगा. ठीक है.
राइट. सो पोजीशन, बिल्कुल जीन की पोजीशन चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड एज द इंवर्जन. एवरीवन अंडरस्टैंड? यस रिया. राइट बेटा, पोजीशन, जीन की पोजीशन चेंज की है. चेंज करने की वजह से आपने उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, और डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से आपने लिंकेज के कंसेप्ट को बेसिकली गड़बड़ा दिया. राइट, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट. फाइन. राइट, अब कह रहे हैं यहाँ तक अच्छे से. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन. Okay, everyone, just एक second. एक सेकेंड, जरा एक मिनट नोट्स ढूंढूंगी. ओके एवरीवन. नाउ अब इसी में हमने यहाँ पर 3 मेन कैटेगरी पढ़ ली. अब आते हैं 4th कैटेगरी पे. अब मैं शेयर करती हूँ पास. हाँ जी, अब हमारे पास आया 4th कैटेगरी, ट्रांसलोकेशन. अब बहुत ध्यान से ट्रांसलोकेशन समझना. एनसीईआरटी नीट में ये 4 टाइप में से क्राइडियो चैट सिंड्रोम एंड द सीएमएल, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. नाउ व्हाट दिस ट्रांसलोकेशन इज. ट्रांसलोकेशन सिंपली मीन्स बेटा एक ऐसा इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन, वन टाइप ऑफ एबरेशन विच इज गोइंग टू बी इंटर क्रोमोसोमल. इंटर क्रोमोसोमल का मतलब एक ऐसा एबरेशन जो कभी भी आपका इंट्रा क्रोमोसोमल नहीं है, विद इन अ क्रोमोसोम नहीं होता. इट्स एन एबरेशन विच अकर इन बिटवीन द 2 क्रोमोसोम. राइट, जहां पर आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराते हो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. सबसे मेन चीज बेटा, non-sister chromatid of non-homologous chromosome, you make this exchange of genetic information occur, right? We define it as the interchromosomal aberration, right? means ये एक ऐसा basically mutation बेटा जहां पर आप कहते हो कि it is going to follow, let me write this word, illegitimate crossing over. Defines translocation, right? हमने कहा यहाँ पर illegitimate crossing over, right? What is this meaning of illegitimate crossing over? Remember everyone, crossing over क्या होता है? राइट, हम कहते हैं ना क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस जहां पर आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. याद आ रहा है कुछ? राइट, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आप एक्सचेंज करते हो. लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ, आप एक्सचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का किनके बीच में करोगे? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस नहीं, सबसे मेन चीज, right? You are doing it for the non-homologous chromosome, right? And यही चीज सबसे मेन है जिसकी वजह से it become a type of a mutation, जिसकी वजह से mutation का एक टाइप बना है. राइट, तो ये चीज ध्यान रखनी है सबने. राइट, जिसकी वजह से हमने इसे एक म्यूटेशन का टाइप बनाया है. राइट, क्यों? क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वेरिएबल है, आप उनके बीच में चेंज कर रहे हो. राइट, तो इसकी वजह से इसका एक मेन टाइप, एक्चुअली इसके 4 टाइप है लेकिन आपको स्पेसिफिकली इसका मेन टाइप ध्यान रखना है.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द ट्रांसलोकेशन इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जहां पर हम कहते हैं एक ऐसा टाइप का म्यूटेशन जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का लॉस एक क्रोमोसोम से होगा और उसका गेन दूसरे क्रोमोसोम पे होगा। समझना, पहले एग्जाम्पल से फिर क्लियर करना इस वर्ड को होता क्या, राइट, ये कैसे एक्सचेंज को समझाता है। एक डिसऑर्डर होता है ह्यूमन के अंदर विच इज कॉल्ड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एंड ल्यूकेमिया सबको पता चल रहा होगा, इट्स अ कैंसर कार्सिनोजेनिक कंडीशन ऑफ WBC, ल्यूकोसाइट। It occurs because of the reciprocal translocation between chromosome number 9 and chromosome number 22. अब ये क्या है मेरे पास, कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 9 है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 9 की आपने इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन जो इस जीन को इन्वॉल्व करेगी, इस इंफॉर्मेशन को आपने इस जगह, ओके, नाउ इस इंफॉर्मेशन को आपने इस क्रोमोसोम पे ट्रांसफर कर दिया, इस क्रोमोसोम पे ट्रांसफर किया, और इस क्रोमोसोम की इस इंफॉर्मेशन को जो BCR के नीचे, राइट, इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब, राइट, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के क्यू आर्म पे, पी आर्म नहीं है, कौन सी आर्म, क्यू आर्म पे, क्यू आर्म की कुछ सेगमेंट 9th क्रोमोसोम का जो CAB1 जीन है, उसको उठा के आप क्रोमोसोम नंबर 22 के BCR जीन के साथ फ्यूज्ड कराओगे। इन टर्न क्रोमोसोम नंबर 22 की क्यू आर्म को जो BCR के नीचे है उसको जाके ज्वाइन करा दोगे क्रोमोसोम नंबर 9 की आर्म, राइट, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 9 बिकम एक्स्ट्रा लार्ज। नाउ क्रोमोसोम नंबर 9 बिकम एक्स्ट्रा लार्ज एंड क्रोमोसोम नंबर 22 is going to have, right, BCR gene and CAB1 gene, राइट, BCR जीन और CAB1 जीन वहां से आ जाएगा, राइट। इसी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में हमने क्या कहा, इस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से जो क्रोमोसोम नंबर 22 पे फ्यूजन हुआ है CAB1 और BCR जीन की वजह से, इट फॉर्म द फ्यूज्ड, फ्यूजन का मतलब होता है काइमेरा, राइट, फ्यूज्ड ऑन्कोजीन फॉर्मेशन, दोनों ने मिलके एक ऑन्कोजीन बना दिया बेटा, कैंसर कॉजिंग जीन बना दिया। They both together form the chimeric oncogene formation, BCR-AB1 बनेगा, and because of this there is a fusion of the formation on the fusion protein, and these protein will arise the condition of the complete, हमने कहा यहाँ पर ल्यूकोमेटिक कंडीशन को क्रिएट किया, राइट, which is called as a CML disorder, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, राइट। अब हमने कहा जो हमारे पास यहाँ पर BCR1 जीन है, right, that's being the one called as a breakdown cluster gene formation, right, and we will say the CAB1 gene is Abelson tyrosine kinase gene, right। तो अब इसी चीज को हमने कैसे समझा, we define that reciprocal translocation is basically being observed, right, as a chromosomal aberration, उस chromosomal aberration की तरह आप इसे observe करते हो, राइट, जहां पर क्रोमोसोम नंबर 9 से फंक्शनल इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ और क्रोमोसोम नंबर 22 पे उस फंक्शनल इंफॉर्मेशन का गेन हो गया, और क्रोमोसोम नंबर 9 पे नॉन फंक्शनल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, इसका अपने यहाँ पर ट्रैवल करा, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, बिकॉज ऑफ विच द फ्यूजन ऑफ CAB1 प्रोटीन अकर एंड इट विल लीड्स टू दिस कंडीशन के ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, राइट। कोई डाउट इसमें किसी को, एवरीवन अंडरस्टूड, right, क्या हुआ, right, so this is basically being the illegitimate crossing over, right, as a reciprocal translocation। now remember this one guys, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 22 पे अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन का गेन कहाँ पर हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 22, और इंफॉर्मेशन का लॉस कहाँ से हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 9, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सिंपल सी कंडीशन, राइट, सो वी सिंपली कैन से दैट, राइट, कि हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 22 है वहां पर आपका एक जीन एक्टिव हुआ है, वही क्रोमोसोम नंबर 9 पूरा का पूरा इनएक्टिव हुआ है, फाइन, राइट, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक, तो क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, yes, okay,
एक सेकंड रुको जरा, मैं वीडियो बंद करूँ। लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा। ओके ओके ओके, एक सेकंड, एक मिनट मैं ये सेट कर लूँ बेटा, 2 मिनट। Okay, everyone. Now see reciprocal translocation. Right, अभी 2 मिनट 5 मिनट जरा वीडियो बंद किए नहीं, ताकि एक बार ये नेट ट्रैक पे आ जाए मेरा। राइट, हाँ जी। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब आपने क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 को लिया। राइट, अब ध्यान समझना, क्रोमोसोम नंबर 9 से आपने जो इन्फॉर्मेशन उठाई, जो इन्फॉर्मेशन उससे कट करी, राइट, वो इन्फॉर्मेशन के अंदर एक स्पेशल जीन है और उस जीन को आपने नाम दे दिया CAB1 जीन। ठीक है, ये CAB1 जीन के सेगमेंट को आपने जाके क्रोमोसोम नंबर 22 पे पेस्ट कर दिया। अब अगर क्रोमोसोम नंबर 22 पे पेस्ट कर दिया तो क्रोमोसोम नंबर 22 की लेंथ आपने इक्विवेलेंट रखी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 22 की जो बची हुई लेंथ है, बची हुई आर्म थी, क्यू आर्म, उसको डिलीट करके आपने कहाँ लगा दिया, क्रोमोसोम नंबर 9 वाली सेगमेंट पे लगा दिया। समझ आया पॉइंट? तो इन टर्न क्रोमोसोम नंबर 9 की लेंथ बड़ी हो गई, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 22 पे दोनों जीन्स आ गए। जैसे ही दोनों जीन आए, जिसमें से CAB1 इज अ प्रोटो-ऑन्कोजीन, it's an oncogene which is proto-oncogene का मतलब a cancer causing gene which is already present in our cells, right? अब उसके अंदर जब हमारे पास CAB1 जाके फ्यूज हो गया BCR1 के साथ, right, तो it result in the lead formation of that complete, राइट, और उसी के साथ साथ हमारे पास ऑर्डर जो हमें यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर इन दोनों की वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऑन्कोजेनिक का मतलब हमारी बॉडी में स्पेशल खुद ही कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, जिन्हें आप प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हो। वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए, उनकी वजह से उन्होंने क्रॉनिक माइलॉइड को बाहर निकाला एंड वी नेम दैट एज द CML। अब समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? बिल्कुल डिफरेंट साइज होते हैं अंकुर, एक साइज तो होता ही नहीं ना बच्चे, एक साइज तो होता ही नहीं है, दे हैव द डिफरेंट साइज ओनली। राइट, क्रोमोसोम नंबर 9 इज सबमेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम नंबर 22 इज एक्रोसेंट्रिक। Clear? Right, understood everyone? Okay, we are login again, beta. Okay, everyone able to hear my voice properly? Yes, okay, good. अब CML समझ आ गया अच्छे से? वीडियो बंद किया मैंने। Right, now Burkitt lymphoma is reciprocal translocation between chromosome number 8 and chromosome number 14. राइट, तो क्रोमोसोम 8 और 14 जैसे 9 और 22 में किया ना, वैसे ही क्रोमोसोम 8 और 14, जहां पर एक जीन जो है ना, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, दैट इज CMYC। ये CMYC जीन की पोजीशन चेंज होती है, 8 से 14 की तरफ जाता है और ये कैंसर इफेक्ट को कॉज करता है। अब समझ आ गया सबको पॉइंट अच्छे से? अच्छा, अब एक पॉइंट याद रखना, क्रोमोसोम नंबर 22 इज कॉल्ड फिलाडेल्फिया chromosome and CML is called Philadelphia syndrome। याद रहेगा सबको? क्रोमोसोम नंबर 22 को हम नाम देते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम and CML is being defined as Philadelphia syndrome। Understood till here? याद रहेगा एक पॉइंट, CML के क्रोमोसोम के नंबर, बर्केट लिम्फोमा के क्रोमोसोम के नंबर स्पेसिफिकली याद होने चाहिए। ठीक है, आप एक क्रोमोसोम जो लेते हो वो सिंगल सीरीज का लेते हो, एक डबल सीरीज का लेते हो, मींस 922 जैसे, ऐसे 814। ठीक है, this is where we end up with the chromosomal aberrations and starting with the third category which is called gene mutations। everyone understood? सबसे पहले मुझे ये समझा दो यहाँ तक, किसी को कोई भी टाइप का डाउट, पॉइंट which is not clear to anyone, any specific point जो अभी भी लगता है कि एक बार दोबारा समझना है,
राइट, आई एक्सप्लेन वंस अगेन, बट ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, रहिए। राइट, कौन सा रिया, प्रीवियस वाला कौन सा बेटा? राइट, आई सेड बच्चा ट्रांसलोकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर एक टाइप ऑफ म्यूटेशन, जिसके अंदर आप एक इंफॉर्मेशन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में डालते हो। राइट, ओके, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में डालते हो बच्चा, दैट इज बीइंग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। राइट, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन उसमें से मेन है, जिसमें से सीएमएल वाला पॉइंट मैंने कहा, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। 9 से एक जीन जाता है विच इज कॉल्ड CAB1, जो क्रोमोसोम नंबर 22 के एक जीन दैट इज BCR जीन के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, राइट, जिसकी वजह से एक ऑन्कोजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और ऑन्कोजीन के बनते ही कार्सिनोजेनिक कंडीशन ऑर्गेनिज्म में बिगिन हो जाती है। राइट, ये कंडीशन को आप नाम देते हो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सेम ऐसे ही कंडीशन आपकी आती है बर्किट लिम्फोमा। राइट, और CML इसको नाम दिया था आपने, और बर्किट लिम्फोमा इज बिटवीन द 8 and 14। राइट, जहां पर वापस एक CMYC जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 8 से उठ के क्रोमोसोम नंबर 18 जो हमारे पास है, सॉरी 14 जो हमारे पास है, उसके BCR जीन के साथ जाके जुड़ जाता है। राइट, तो ये कंडीशन हमारे पास किसमें जाती है, दैट्स अ कंडीशन बीइंग विजिबल इन द केस ऑफ द, राइट, आपका किसके अंदर, बर्किट लिम्फोमा के अंदर। अब क्लियर है बेटा? राइट, यस अशोक एंड रिया, एवरीवन डन? अगले टाइप पे बढ़ जाऊं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कैटेगरी बच्चा, दैट इज बीइंग द जीन म्यूटेशन। अब सब बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझेंगे और अब नेट की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। चलो, okay everyone, so let's talk about the gene mutation. Each and everyone just make this topic very much clear, क्योंकि ये next chapter का भी एक basic है जो मैं इस पार्ट में समझाऊंगी। अभी तक हमने बेटा जो म्यूटेशन के टाइप पढ़े, हमने कहा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज कर दो, उसके सेल की प्लॉइडी को चेंज कर दो, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। अब मैं कहूंगी नहीं, अब हम क्या करेंगे, हम क्रोमोसोम को नहीं छेड़ेंगे, हम क्रोमोसोम की जो इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, जो उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो DNA बेस पेयरिंग है, उसको ऑल्टर करेंगे। राइट, तो अब मैं जेनेटिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ आ चुकी हूँ। राइट, मैं फिनोटाइपिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल तक आ चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग। राइट, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग की बात करूंगी। तो हमने कहा जीन म्यूटेशन मींस ऑल्टरेशन होना जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग ऑफ DNA। राइट, अब न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग में कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। अब बेसिकली सबको अगर ध्यान हो तो जब आप पढ़ते हो बेटा, तो एक मैं एक प्रोसेस अब सबको एक ओवरव्यू देती हूँ उसका। हम कहते हैं DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल व्हिच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज जीन, जिसे आप जीन कहते हो। Right, and DNA is made up of as a polynucleotide chain where number of nucleotides are joined together, and the 4 different type of nucleotide exist as deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine and thymidine। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सबको याद है ना, और चारों आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड DNA is double stranded in nature which is being connected to, one strand is connected to another through the hydrogen bond। I hope everyone is clear with this। अब हमने कहा यही DNA को आप पैकेज करते हो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेज करके आप क्रोमैटिन की फॉर्मेशन करते हो। क्रोमैटिन को कंडेंस करके आप क्रोमोसोम बनाते हो। तो जो आपको दिख रहा है वो क्रोमोसोम है। अब मुझे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, मुझे किसी जीन को नहीं हटाना, मुझे उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमैटिन को चेंज नहीं करना, मुझे हिस्टोन प्रोटीन को चेंज नहीं करना, मुझे DNA के ऊपर जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं, जीन सीक्वेंसेस हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को चेंज करना। अब क्लियर हुआ पॉइंट? और बेस पेयर को कैसे चेंज करूंगी, मान लो एक पेयर 80 प्रेजेंट है, एडिनोसिन एक स्ट्रैंड में, थाइमिन दूसरे स्ट्रैंड में, बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने एडिनोसिन को हटा के उसकी जगह साइटिडीन कर दिया, राइट, C लगा दिया। अब अगर मैंने एक की जगह C लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दूसरे स्ट्रैंड में T नहीं रहेगा, दूसरे स्ट्रैंड में क्या चेंज हो जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा ना। अगर दूसरे स्ट्रैंड में ग्वानिन आ गया तो अब 80 की जगह कौन सा बेस पेयर हो गया, GC। 80 की जगह GC बेस पेयर हो गया, तो क्या बेस पेयरिंग चेंज हुई, इज इट फाइन, राइट। और यही चेंज इन बेस पेयरिंग को आप नाम क्या दोगे, जीन म्यूटेशन। एवरीवन अंडरस्टूड? यहाँ तक थोड़ा मीनिंग समझ आया? अगर इस जीन म्यूटेशन के टाइम पे DNA सीक्वेंस के एक ही बेस पोजीशन को चेंज करते हो, सिंगल बेस पोजीशन को ऑल्टर करते हो, बेस पोजीशन का मतलब बेस को इधर उधर घुमाना नहीं है, उस बेस की जगह नया बेस लाना है, राइट, बेस पोजीशन को चेंज करते हो, इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। राइट, इसको हम नाम क्या देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन।
लेकिन आप एक बेस को नहीं, बहुत सारे बेसिस को चेंज करते हो, right, then it is called as the gross mutation, right? When multiple base positions in the sequence are being varied, it is called gross position. When a single base position is varied, it is called as the point mutation. याद रहेगा point? Understood everyone? समझ आया यहाँ तक? Yes guys. Point mutation, gross mutation, ओवरव्यू क्लियर हुआ? अब सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को हम स्टडी करते हैं दो टाइप में, वन इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, अनदर इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पहले मैं आती हूँ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में। सब्स्टिट्यूशन का नाम सबको पता है ना, सब्स्टिट्यूट करना, एक बेस को दूसरे बेस से इसी पोजीशन पे चेंज कर देना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब इसके मैं टाइप्स से पढ़ाती हूँ, पहले एक सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दिखाऊंगा आपको होता कैसे एंड कैसे हम स्टडी करते हैं। वीडियो इज पॉज्ड क्यों भाई? सही चल रहा है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब ऑडियो प्रॉपर आ रही है अंकित? ऑडियो बस प्रॉपर आनी चाहिए। अंकित बेटा शुरू से क्लास में आपको प्रॉब्लम है, एक बार लॉग इन करो बच्चे। और सबको तो क्लियर है? ओके एवरीवन, नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ, पहले सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन समझते हैं होता क्या है। सारे सबकी नोटबुक्स खुल जाए, साथ साथ बनेगा ये, राइट, और साथ साथ ही आप पढ़ते चले जाओगे, राइट, तो मेक इट वेरी मच क्लियर नाउ। अब एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, राइट। मैं अब यहाँ पर आपको बेसिक बताऊंगी, ठीक है, उसमें इफ और बट का सवाल अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो मैं रीजन भले भी बताऊंगी थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी कि नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी पूरी डिटेलिंग, ठीक है। नाउ ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, where one strand is 5 prime to 3 prime and other strand is 3 prime to 5 prime, ठीक है। हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, राइट। एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए के पास, सब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। एंटी पैरेलल नेचर का मतलब एक स्ट्रैंड 5 to 3 में जा रहा है, दूसरा 3 to 5 में जा रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब एक में एडिनाइन है, प्यूरिन है, तो दूसरे में pyrimidine होगा उस पोजीशन पे। एडिनाइन के लिए pyrimidine हम सेलेक्ट करते हैं थाइमीन, ग्वानिन के लिए pyrimidine सेलेक्ट करते हैं साइटोसिन, यूरेसिल भी होता है जिसका फ्यूजन वापस हम ग्वानिन से करा देते हैं, फाइन। एंड अलोंग विद दिस हमने कहा यहाँ पर हमारे पास ATGC, दैट इज एडिनोसिन थाइमीन, राइट, साइटिडीन एंड ग्वानिन, ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है। नॉर्मल बोलूं तो एडिनाइन थाइमीन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन, राइट, ये हमारे पास बेस पैक करते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसका मैंने बेस सीक्वेंस लिखा है ATG ACT CCA GAA, ठीक है। म्यूटेशन भूल जाओ। उसी के कॉम्प्लीमेंट्री मैंने 3 to 5 का स्ट्रैंड बना दिया, राइट। ए के अपोजिट टी, टी के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी के अपोजिट जी, राइट। सिमिलरली फोर्थ ऑन ऐसे मूव करता चला गया, ठीक है, राइट। आवाज रुक रही है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बचा जस्ट। अब ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था जो मैंने ट्राई कर ली, ठीक है। 3 नेटवर्क्स है मेरे पास, अभी थर्ड नेटवर्क पे चल रहा है, तो मेरे को लगता है शायद वीडियो ऑडियो क्लियर होनी चाहिए, और सबको है भी। जिसको क्लियर नहीं है बेटा एक बार बस खुद से एक बार ही लॉग इन कर लेना, ठीक है, राइट। अब
स्टार्ट कर दूं टॉपिक, स्क्रीन शो स्क्रीन, ओके ओके अनुष्का, यस आई एम जस्ट शोइंग दैट। अभी हैंग हो गई, बहुत ही बढ़िया। पॉज है नहीं बच्चे, मैंने चला रखी, अब हैंग है, एक मिनट रुको यार, प्रीवियस वन वाज परफेक्ट, ओके फाइन। ठीक है, सेकंड वाले पे आ गए, अब ठीक है, क्लियर है, यस चलो, अब कोई डिस्टरबेंस आई थिंक नहीं होगी, तो अब स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक, बहुत ध्यान से, सब कुछ परफेक्ट है अब, बिल्कुल ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फाइन। एंड अब कोई डिस्टरबेंस नहीं बीच में, सबके हाथ साथ साथ चलते रहे, साथ साथ बनाते रहे और साथ साथ पूरा सीक्वेंस समझते रहे, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस। अब देखो मेरे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां मैंने कहा एडेनाइन के अपोजिट थाइमीन, थाइमीन के अपोजिट एडेनाइन, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन। एक प्रोसेस चलता है सेल के अंदर विच इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, राइट। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, हम कहते हैं जो जीन है ना, जो जीन हमारे पास एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जीन विल एक्सप्रेस व्हेन इट विल फॉर्म द प्रोटीन, राइट। जीन के एक्सप्रेशन का मतलब इट फॉर्म अ प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच बनाए, राइट। तो वो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो बनता है मेरे पास, राइट, वो बेसिकली बन किसकी वजह से रहा है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से बन रहा है जो डीएनए पे प्रेजेंट है। मान लो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक जीन ए की है, ठीक है। मैंने कहा सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से, सेंट्रल डोग्मा इज कि डीएनए से पहले बनाओ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनाओ पॉलीपेप्टाइड। तो सीक्वेंस कैसे चलता है कि डीएनए विल फॉर्म दी एमआरएनए, एमआरएनए विल फॉर्म दी पॉलीपेप्टाइड। ये एक स्ट्रेच मेरे पास पूरा सीक्वेंस चलता है, क्यों, क्योंकि डीएनए डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड नहीं बना सकता, ठीक है। डीएनए सबसे पहले क्या बनाएगा, आपका एक ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, एक मैसेंजर यूनिट बनाएगा विच इज कॉल्ड एमआरएनए। क्यों क्या वो मैं सब बाद में बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इसके अगेंस्ट। तो मैंने कहा डीएनए से एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाया। अब जो आरएनए स्ट्रेच होता है ना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेचर, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर आरएनए मेरे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है बेटा, तो उस कंडीशन में मैं लेके चलती हूँ कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो हमेशा कोई भी टाइप का न्यूक्लिक एसिड हो, उसकी अगर सिंथेसिस करानी है तो सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट। सिंथेसिस ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट, क्योंकि सिंथेसिस करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, और पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 टू 3 ही डायरेक्ट करता है सिंथेसिस को। तो भले ये भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये भी 5 टू 3 एंड 5 टू 3, तभी एंटी पैरेलल कहलाया जाता है, ठीक है, राइट। तो हमने कहा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, 5 टू 3 बना। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मेरे पास आरएनए 5 टू 3 बन रहा है, आरएनए बन किस तरह डीएनए से बन रहा है, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यूज होने चाहिए या एक स्ट्रैंड यूज होना चाहिए, डीएनए का कितना स्ट्रैंड यूज होना चाहिए, डू बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव टू बी यूज्ड और द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज टू बी यूज्ड, राइट। दोनों स्ट्रैंड यूज करूं या एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड, वेरी गुड, एक स्ट्रैंड यूज करूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता भी है बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क ही करेगा ना, कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस लाएगा। तो अगर मैं आरएनए, मेरे पास कंडीशन है आरएनए 5 टू 3 बनाना है, तो डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड मैं यूज करूं कि आरएनए 5 टू 3 बन जाए, which strand DNA has to be used so that the RNA will be formed as 5 to 3, right? Do I have to use the 3 to 5 prime strand of the DNA? क्या, बिल्कुल राइट जोया, मुझे 3 to 5 यूज करना चाहिए, राइट। व्हाट हैपेंस आने, राइट, बिल्कुल 3 to 5 अगर मैं यूज करूंगी तो मेरे पास 5 to 3 आएगा ना, आप समझ आया। तो अगर मैं 3 to 5 यूज करती हूँ, क्योंकि बेटा जब भी एक चीज याद रखना, डीएनए के एक स्ट्रैंड से अगर डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाना है तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, डीएनए से आरएनए बनाना है तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एक फीचर के साथ आता है एंटी पैरेलल। इसका मतलब अगर आप एक स्ट्रैंड 5 टू 3 वाला बनाना चाहते हो, तो आप जो पेरेंट यूज करोगे, जिससे आप बनाओगे उसको, वो 3 टू 5 होना चाहिए, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फिक्स हो पाएगी। तो मींस दिस 3 to 5 prime strand will become the template strand to me, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बन चुका है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में अगर यहाँ थाइमीन है तो एमआरएनए में एडिनाइन आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री जाएंगे। अगर एडिनाइन है तो एमआरएनए में यूरेसिल आ गया, थाइमीन नहीं आएगा क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं आता, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो अब ए के साथ पेयर कौन कर गया, यूरेसिल। साइटोसिन की जगह क्या आ गया, ग्वानिन। फिर थाइमीन की जगह क्या आ गया, एडिनाइन। ग्वानिन की जगह क्या आ गया, साइटोसिन। फिर एडिनाइन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल। फिर ग्वानिन की जगह साइटोसिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, थाइमीन की जगह एडिनाइन, राइट। साइटोसिन की जगह मेरे पास ग्वानिन, थाइमीन की जगह एडिनाइन, थाइमीन की जगह एडिनाइन।
अब आप मैं आपसे पूछूं बेटा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA बना और 5 प्राइम टू 3 प्राइम DNA का स्ट्रैंड, डू दे हैव द सेम सीक्वेंस एक्सेप्ट थाइमीन एंड यूरेसिल? डू दे फॉलो द सेम सीक्वेंस कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए का सीक्वेंस है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रेच का सीक्वेंस है, दोनों का सीक्वेंस सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें थाइमीन है डीएनए वाले में, इसमें यूरेसिल है। समझ आया ना ये पॉइंट सबको? वेरी गुड। अब इसके बेसिस पे मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास आरएनए, यहां से मैंने चेक कर लिया कि एमआरएनए सही बना है, ठीक है। ये चेकिंग का तरीका होता है कि आपका आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा मेरे पास एमआरएनए बन गया, एमआरएनए से प्रोटीन के बनाने को, पॉलीपेप्टाइड के बनाने के प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस के नाम है, राइट। ट्रांसलेशन में मैं क्या करती हूँ, जो एमआरएनए के पढ़ने का तरीका होता है ना कि मैं एमआरएनए को रीड कैसे करूँ, दैट इज कॉल्ड ओपन रीडिंग फ्रेम, दैट इज कॉल्ड ओआरएफ। ओआरएफ का मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। अब ये ओआरएफ मींस कि मैं एमआरएनए को रीड करूंगी एज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3 बेसिस को लेके मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर अगले 3 बेसिस को लेके एक स्ट्रक्चर बनाया, फिर 3 बेसिस को लेके एक स्ट्रक्चर बनाया। इसे 3 बेसिस की यूनिट को नाम देते हैं कोडॉन। व्हाट वी नेम दिस यूनिट एज कोडॉन। ये अगले पिछले नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाले ना उसकी पूरी एक ओवरव्यू है आज का क्लास, ठीक है, राइट। तो AUG विल फॉर्म अ कोडॉन, ACU विल फॉर्म अ कोडॉन। स्टार्टिंग हमेशा पहले बेस से होगी, राइट। कभी भी आप पहला बेस छोड़ के आगे स्टार्टिंग नहीं करोगे, नो। जैसे मैंने बोला राम हैज कैप, तो आप इस सेंटेंस को कैसे पढ़ोगे, राम एज वन, हैज एज वन, कैप एज वन वर्ड, ठीक है ना, क्यों? और देखो तीनों ट्रिपलेट भी है। सेम उस तरीके से AUG इज अ ट्रिपलेट, ACU इज अ ट्रिपलेट, CCA इज अ ट्रिपलेट, GAA इज अ ट्रिपलेट। अपनी मर्जी से कहीं से स्टार्ट नहीं कर देना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ठीक है। और नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, राइट। ट्रिपलेट में ही रखना होता है, दैट्स अ श्योर कंडीशन। ये मैं प्रूफ कराऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में क्यों रखना होता है, ठीक है। वहां हम इसके पूरे प्रूफ पे आएंगे कि हमने ट्रिपलेट ही क्यों बनाया इसको, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर, राइट, और नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक AUG बना लिया, फिर अगला UGA बना दिया, फिर अगला ACU बना दिया, फिर अगला CUAC CUC बना दिया, नो। एक खत्म, एक में 3 आ गए, वो ट्रिपलेट पूरा हो गया, अगला 3 वाला एक ट्रिपलेट बनेगा अगला, ठीक है ना। जब ट्रांसलेशन होती है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो पॉलीपेप्टाइड किससे बना होता है बेटा, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से बना तो हम कहते हैं ईच ट्रिपलेट, बहुत ध्यान से, ईच ट्रिपलेट कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है। ईच ट्रिपलेट कोड फॉर 1 अमीनो एसिड मीन्स मेरे पास AUG विल कोड फॉर A1, ACU विल कोड फॉर A2, CCA will code for A3, GAA will code for A4। तो मेरे पास एक टेट्रापेप्टाइड चेन बन गई। ये टेट्रापेप्टाइड चेन ने जाके एक टाइप का प्रोटीन मेरे पास बना। ये प्रोसेस नॉर्मल चला, विच इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा। डन एवरीवन? समझ आया पॉइंट? अब हमें ध्यान से समझना है कि म्यूटेशन से कैसे चेंज होता है। अब जैसे अब ये आपने डायग्राम सबका बन गया, सेकेंड डायग्राम में ऊपर हेडिंग डालो जो आप डायग्राम बनाओगे, मैंने तो इसी में बनाया, आप नेक्स्ट डायग्राम में बनाओगे। नेक्स्ट डायग्राम आप जो आप बनाओगे ना, राइट, उसमें ऊपर हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूशन एट 5th पोजीशन ऑफ DNA। सब्स्टिट्यूशन किया 5th पोजीशन, हाँ जी, ऐसे ही बना दिया, नो वरीज सान्या। चलो अब ऐसे ही समझ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, जिसने साथ साथ बनाना है वो इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। भैया मैंने वैसे वो चीजें लिखी भी हुई है जो मैं बोल रही हूँ, राइट। सब्स्टिट्यूशन एट 5th पोजीशन, राइट। 5th पोजीशन पे मुझे सब्स्टिट्यूशन कराना है। 5th पोजीशन का मतलब बेटा मेरे पास पूरे DNA की 5th पोजीशन में मुझे कराया, तो 1 2 3 4 एंड 5, दिस मीन्स C हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, राइट। C को मैंने चेंज किया, मैंने C को रिप्लेस किससे किया, A से। देखो 5th पोजीशन पे C तो ऑब्वियस सी बात है एक ही स्ट्रैंड है, तो उसी को लेके चलोगे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम कौन से स्ट्रैंड है, ठीक है। वो बेस जो मेंशन किया जाएगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रैंड कह रहा है, राइट। थर्ड नहीं है, 5th है बेटा, 5th है, दिस इज 5th, राइट। वो थर्ड लग रहा होगा, इसको रीराइट कर देते 5th पोजीशन, ठीक है, राइट। हाँ जी, अब 5th पोजीशन में मैंने चेंज कराया। 5th पोजीशन में मैंने जब चेंज कराया तो देखो कैसे हुआ। अगर मैंने यहाँ पर बेटा साइटोसिन की जगह, राइट, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ साइटोसिन की जगह एडेनाइन को प्लेस कर दूं, राइट, तो क्या यहाँ ग्वानिन रहेगा? नो।
क्या ग्वानीन मेरे पास रिप्लेस हो जाएगा थाइमीन से? अगर ग्वानीन थाइमीन से रिप्लेस हो गया तो क्या पहले जो बेस पेयर सीजी था इट नाउ चेंजेस इनटू 80 80 में चेंज हो गया, फाइन, राइट। अब इस चेंज की वजह से फर्क क्या है? देखो अब मेरे पास इस स्ट्रैंड में चेंज हो गया, टेम्पलेट में मैंने इससे एमआरएनए बनाना शुरू कर दिया नॉर्मल। तो मैंने कहा ये जो मेरे पास एमआरएनए का स्ट्रेच आया इसमें पहले से स्टार्ट करते, तो पहला बेस तो बिल्कुल ठीक है, राइट। तो पहला ट्रिपलेट में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज ओरिजिनल ट्रिपलेट जैसा एयूजी आ गया। अगला ट्रिपलेट था मेरे पास पहले टीजीए, ठीक है, जिसकी वजह से एमआरएनए का ट्रिपलेट बना था एसीयू। अब मेरे पास आ गया, क्योंकि ये टी हो गया तो इस टी ने तो ए दिया, इस टी ने भी क्या दे दिया, ए। हैज इट चेंज नाउ? सी एवरीवन, क्या अब ये एसीयू है या एएयू है? एएयू चेंज हो गया मेरे पास, सब्स्टिट्यूट हो गया। आगे वाला वंस अगेन, ओके देखो मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास देखो ये टीएसी था, टीएसी के थ्रू अगर मैं देखूं इसमें तो मेरे पास नॉर्मली एयूजी आ गया, फाइन। अगले वाले को देखो, अब रेड वाले को देखना, ये मेरे पास टीटीए है, ये टीजीए नहीं है, टीटीए। टीटीए की वजह से क्या आएगा, ए ए यू, फाइन। अब अगला वाला जीजीटी, जीजीटी की जगह सीसीए, फिर अगला वाला सीटीटी, सीटीटी की जगह जीए। ये आ गया मेरे पास सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में ये कोडॉन, इस कोडॉन को चेक करो, क्या ये कोडॉन एयूजी क्या प्रीवियस वाले एयूजी के जैसा है? इज एयूजी सेम एज द प्रीवियस एयूजी? इज इट फाइन? राइट। लेकिन अब मुझे ये समझाओ, राइट, कि जो मेरे पास ये एएयू है, राइट, जो मेरे पास ये एएयू आया, राइट, दिस वन एएयू, ये पहले क्या था मेरे पास, एसीयू, इट्स प्रीवियसली इज एसीयू। क्या ये एक कोडॉन पूरा चेंज हो गया? एक कोडॉन, एक ट्रिपलेट पूरा चेंज हुआ, यस और नो एवरीवन? यस। अगर एसीयू ट्रांसलेशन करने के बाद A2 दे रहा था तो क्या अब मेरे पास AAU A2 देगा या एक नया अमीनो एसिड A5 दे देगा? 5 दे देगा, एक नया अमीनो एसिड आ गया मेरे पास। अब नए अमीनो एसिड आने की वजह से बेटा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का नेचर वही रहा या चेंज हो गया? क्या जैसा प्रोटीन पहले था वही है या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या मैं अब ये कह सकती हूँ कि पहला प्रोटीन अगर फंक्शनल था तो जो अब ये प्रोटीन बना है ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल है? कैन आई नेम इट? कि पहला प्रोटीन अगर फंक्शनल था तो अब ये प्रोटीन वो फंक्शन तो नहीं कर सकता ना। मान लो लेट अस सपोज, मैं एक सीक्वेंस बताती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ कि ये जो मेरे पास एमआरएनए था ना ओरिजिनल वाला, ये पहले ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बना रहा था, ठीक है, ग्लाइकोल से सबको याद होगा। लेकिन अब इसमें एक बेस चेंज होने की वजह से, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ग्लूकोकाइनेज नहीं बन रहा, इंस्टेड उसकी जगह पायरुवेट काइनेज बन गया। तो क्या एंजाइम फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी? नॉन फंक्शनल, राइट, नॉन फंक्शनल हो गया। क्या इस म्यूटेशन की वजह से फंक्शन का लॉस हुआ? यस। अगर इस म्यूटेशन की वजह से फंक्शन का लॉस हुआ तो क्या इस म्यूटेशन की वजह से सेंस का लॉस हुआ? सेंस का मतलब जो ओरिजिनल सेंस थी, ओरिजिनल आउटपुट था, वो चेंज हो गया। इट लीड्स टू द म्यूटेशन नेम्ड एज मिससेंस म्यूटेशन। इस म्यूटेशन को नाम क्या दे दिया? मिससेंस म्यूटेशन। अब नाम समझ आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट? वी डिफाइन इट एज मिससेंस म्यूटेशन। डन? कंप्लीट यहाँ तक कैरेक्टर अच्छे से, राइट। अब यस अंकुर, राइट, यस आनम, कोई डाउट बेटा? राइट, तो अब हमारे पास है मिससेंस म्यूटेशन। अच्छा, अब मुझे ये समझाओ, क्या आपने इस एग्जाम्पल में हैज यू डन द सब्स्टिट्यूशन एंड इन दिस सब्स्टिट्यूशन हैज यू मेड pyrimidine changes to purine? ट्रू और फॉल्स? क्या इस म्यूटेशन के दौरान, इस एग्जाम्पल के दौरान आपने एक पिरिमिडीन को प्यूरिन में चेंज किया है? यस और नो? ट्रू, वेरी गुड, यस, राइट। हाउ? पहले क्या था बच्चे? पहले साइटोसिन था, साइटोसिन। अब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के टाइम पे ना बेस चेंज को देखना है, बेस पेयर चेंज को नहीं देखना, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन एक बेस का करा रहे हो,
उसकी वजह से बेस पेयर चेंज हो रहा है. इज इट फाइन ना? राइट, बेस को चेंज कराने की वजह से बेस पेयर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अब सी मेरे पास अगर ए में चेंज हो रहा है तो पिरिमिडीन मेरे पास प्यूरीन में चेंज हो रहा है. और अगर पिरिमिडीन मेरे पास प्यूरीन में चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन. मैं दो टाइप पढ़ाती हूँ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के आपको. यस, जी ए में चेंज कैसे हो गया, यही नहीं समझ आया. जी ए में चेंज कहाँ लिखा मैंने? जी ए में चेंज, जी को टी में चेंज किया बेटा. जी चेंजेस टू टी, जी ए में चेंज नहीं हुआ. आपने सी को ए में चेंज कराया राना, इसी वजह से जी टी में चेंज हो गया. ठीक है, यस अभिषेक, क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने ये कहा बच्चे, राइट, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में आपने एक पोजीशन पे एट अ सिंगल बेस पोजीशन यू मेक अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ नॉर्मल बेस. आपने नॉर्मल बेस का सब्स्टिट्यूशन किया विद अदर प्यूरीन और पिरिमिडीन. अगर आप प्यूरीन को प्यूरीन से चेंज करते हो, आप पिरिमिडीन को पिरिमिडीन से चेंज करते हो, तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हो ट्रांजिशन. यू नेम इट एज ट्रांजिशन. मीन्स एडिनाइन को ग्वानिन में चेंज कर दो, ग्वानिन को एडिनाइन में चेंज कर दो, साइटोसिन को थाइमिन में चेंज कर दो, थाइमिन को साइटोसिन में चेंज कर दो. डीएनए में चेंज, डीएनए में आना चाहिए. डीएनए में चेंज आएगा तभी आरएनए में चेंज आएगा, फिर तभी अमीनो एसिड में चेंज आएगा. ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं प्यूरीन प्यूरीन में जाएगा. जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, पिरिमिडीन प्यूरीन में भी गया, प्यूरीन पिरिमिडीन में भी जा सकता है. उस प्रोसेस को नाम देते हो ट्रांसवर्जन. ट्रांसवर्जन का मतलब प्यूरीन किस में चेंज होगा? पिरिमिडीन. पिरिमिडीन किस में चेंज होगा? तो अगर पिरिमिडीन प्यूरीन में चेंज होता है, प्यूरीन पिरिमिडीन में चेंज होता है, मींस अपोजिट चेंज होते हैं तो ट्रांसवर्जन, सेम सेम चेंज होते हैं तो ट्रांजिशन. ये नाम दिया है हमने. ठीक है ना? राइट, लाइक एडिनाइन को साइटोसिन में चेंज कर दो या थाइमिन में चेंज कर दो, ग्वानिन को साइटोसिन में चेंज कर दो या थाइमिन में चेंज कर दो, साइटोसिन को एडिनाइन में चेंज कर दो या ग्वानिन में चेंज कर दो, थाइमिन को चेंज कर दो, ग्वानिन में चेंज कर दो. अब समझाया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट, ये नेचुरल प्रोसेस. ये बेटा अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, नहीं, हाँ, ये डाउट सबको आ रहा होगा दिमाग में, ये हो कैसे रहे. राइट, मैं अब इसकी अगले टाइप में ना, म्यूटेशन टाइप में, इनके रीजंस पढ़ाने वाली कि होते क्यों. Why substitution mutation arises? It can occur naturally. It can occur by the introduction of a mutagen also. ठीक है, पहले हमने इफेक्ट पढ़े कि म्यूटेशन से क्या क्या इफेक्ट आते हैं. अब इसके बाद ये खत्म कर लूं मैं, इसके बाद मैं जाऊंगी कि म्यूटेशन किस वजह से होते हैं. ये सब टाइप जो है ना, किस वजह से हो जाते हैं. राइट, क्लियर हुआ है यहाँ तक का पॉइंट? ठीक है अर्जुन, क्लियर एवरीवन? तो ये पॉइंट क्लियर है. अच्छा, मिससेंस म्यूटेशन इज अ फर्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. मीनिंग समझ आया मिससेंस म्यूटेशन का? तो मिससेंस म्यूटेशन देखो, इसमें मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है नीचे नेक्स्ट पेज पे. अ म्यूटेशन लीडिंग टू change in base pairing, right, change in base pairing of double stranded DNA and significant change in amino acid of polypeptide leading to non-functional protein synthesis. याद रहेगा पॉइंट? राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बेस पेयरिंग में चेंज होना, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड का चेंज होगा, जिसकी वजह से फंक्शनल प्रोटीन की जगह नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनने लग जाएगा. इस कंडीशन को हम नाम देंगे सिकल सेल अनीमिया. राइट, ये एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया का मैंने नहीं लिया है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया जो मैं आपको इन द नेक्स्ट वीक थर्सडे क्लास पढ़ाऊंगी. सिकल सेल अनीमिया कंप्लीट यहाँ तक? Everyone understood with the process? डन है कंसेप्ट अच्छे से? फाइन. अगले इफेक्ट पे चली जाऊं. अब देखो, अब मैं पहले एक आपको फैक्ट बताती हूँ. ठीक है, फैक्ट ये है कि एक ऑर्गेनिज्म में, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, जिन जिन के पास डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है, जो 99.9% के पास है. राइट, डीएनए जिसके पास भी होता है वो सेंट्रल डोगमा फॉलो करता ही करता है. वो आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है. फाइन. अब जब डीएनए आरएनए बना रहा है ना, तो आरएनए में इंफॉर्मेशन की जो रीडिंग का मेथड है उसे आप ओआरएफ का नाम देते हो, दैट इज ओपन रीडिंग फ्रेम का नाम देते हो. इस ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर आप सिग्निफाई करते हो कि आप ट्रिपलेट्स बनाओगे और ट्रिपलेट को आप कोडॉन करोगे. ठीक है, टोटल ध्यान से समझना, टोटल 64 कोडॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे
हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर 64 कोडॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ये ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उन 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन्स फंक्शनल है, 3 कोडॉन्स नॉन फंक्शनल है। इन सब के पीछे मैं रीजन आपको पढ़ाऊंगी बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में। जब मैं वो नेक्स्ट चैप्टर में रीजन पढ़ाऊंगी तब आपको क्लियर होगा कि जो मैंने पहले लाइन कही थी उसका क्या मीनिंग है, राइट। इसलिए मैंने कहा था अभी कोई इफ एंड बट इसमें नहीं करेगा, ठीक है। मैंने कहा 64 कोडॉन्स, एक रॉ डेटा याद रखो, 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन फंक्शनल है, 3 कोडॉन्स नॉन फंक्शनल, मींस 61 कोडॉन ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड देते हैं, ठीक है। 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कोई भी अमीनो एसिड नहीं देते, दे आर द स्टॉप कोडॉन्स, इन्हें हम नाम देते हैं स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। अब जो 61 कोडॉन है, मुझे समझाना लाइन पहले, 61 कोडॉन है बेटा, एंड आई हैव 20 अमीनो एसिड। फंक्शनल अमीनो एसिड कितने, अच्छा टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं एक सेल के अंदर, हाउ मेनी टोटल अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन अ सेल। अगर मैं कोई एक यूकैरियोटिक सेल निकालूं तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे? यस गाइस, 21, ओके। और कोई? टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ यूकैरियोटिक सेल 20, ओके। 22, ओके। नाउ एवरीवन रिमेंबर वन पॉइंट। अब ये आंसर मुझे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। हर यूकैरियोटिक सेल में या हर ऑर्गेनिज्म में, लेट्स सपोज नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेल, लेट्स सपोज एन ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म में मोर देन 300 अमीनो एसिड्स आर देयर। डोंट गेट अमेज्ड, दैट्स ट्रू। More than 300 amino acids are there, where among 300 amino acids, अगर 300 में नंबर लेके चलते हैं, 20 amino acid are proteogenic amino acid। अब ये लाइन आपने एनसीईआरटी में लिखी है बायोमोलिक्यूल्स की, और ये लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी जोलॉजी के अंदर। 300 अमीनो एसिड टोटल है बेटा हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, रादर यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें से प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड 20 है। प्रोटियोजेनिक का मतलब वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड बनाने में काम करते हैं, जो प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। तो अब 20 हमेशा याद रखते हो ना, वो प्रोटियोजेनिक है, ठीक है। उसके अलावा मैं एग्जांपल देती हूँ, ऑर्निथीन सिट्रुलिन पढ़ा है सबने? कहाँ पढ़ा ऑर्निथीन सिट्रुलिन? ये दो नाम कहाँ पढ़े हुए हैं? ऑर्निथीन सिट्रुलिन, राइट। रिमेंबर यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल याद है थोड़ी सी, राइट। यूरिया साइकिल के अंदर पढ़ते हो, ये है क्या? ऑर्निथीन सिट्रुलिन, दे आर अमीनो एसिड ओनली, ये अमीनो एसिड ही है, ठीक है। इनसे डिराइव्ड फॉर्म भी अमीनो एसिड ही है, लेकिन ऑर्निथीन सिट्रुलिन की कभी किसी प्रोटीन में नहीं मिलेगा, राइट। दे एग्जिस्ट एज देयर ओन फंक्शनल अमीनो एसिड, एक फंक्शनल अमीनो एसिड की तरह काम करते हैं। लेकिन वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड। तो अब यहाँ पर ये बात थी कि 61 कोडॉन फंक्शनल है 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए। तो मुझे ये समझाओ, क्या एक कोडॉन मल्टीपल अमीनो एसिड दे रहा है या एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से आ रहा है? विच फ्रेज इज करेक्ट? वन अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन्स और वन कोडॉन मल्टीपल अमीनो एसिड? यस गाइस, यस कुशाल, राइट। क्या होगा आंसर? बहुत ध्यान से, वन कोडॉन मल्टीपल अमीनो एसिड इज करेक्ट और वन अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन इज करेक्ट। ओके, फाइन, राइट। अच्छा, वन अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन, मुझे अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं। चलो अब मैं आपको इस लाइन का जरा मीनिंग समझाती हूँ। अब बहुत ध्यान से ना ये लाइन क्लियर कर लेना, क्योंकि अगले चैप्टर के न्यूमेरिक क्वेश्चंस यही है जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले आती हूँ इसके अंदर इस स्टेटमेंट पे। देखो मैथ्स थोड़ी लगाते हैं, चलो। 61 कोडॉन्स, 20 अमीनो एसिड, इसका मतलब सिंपल सी मैथ्स है, that one amino acid is going to code by more than one codons, ठीक है। one amino acid is coded by more than one codon, but one codon give only one amino acid। याद रखना, एक कोडॉन को एक अमीनो एसिड दो ना, जब 20 है तो एक कोडॉन को इतने क्यों दे रहे हो प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन्स दे दो। हुई थोड़ी कंफ्यूजन दिमाग में? वर्ड से रिलेटेड,
अच्छा, अब इस एग्जाम्पल से मैं वो कंफ्यूजन आपकी दूर कर, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से, राइट, ये एग्जाम्पल देखना ताकि ये म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्लियर हो, राइट। सी, मैंने वापस एक डीएनए सीक्वेंस, सेम डीएनए सीक्वेंस लिया जो पहले लिया था, शायद थोड़ा पता नहीं अलग भी हो तो, एटीजी ACA TCG ACG, राइट। अब ये नोट्स बनाते टाइम हो सकता है मैंने आपका अलग सीक्वेंस ले लिया हो उस टाइम, तो ये मैंने एक सीक्वेंस लिया बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, ये नॉर्मल सीक्वेंस है, सेम प्रोसेस फॉलो किया, AUG ACA UCG ACG आ गया, तो मेरे पास इसने A1 दे दिया, इसने A2 दे दिया, इसने A3 दे दिया, इसने A4 दे दिया, टेट्रापेप्टाइड आ, ठीक है। अब मैंने वापस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कराई, और ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन मैंने 6th पोजीशन पे कराई, आई मेड द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एट द 6th पोजीशन, राइट, 6th पोजीशन में मैंने बनाई। अब मैंने 6th पोजीशन पे ये जो बनाया है, इसमें मैंने एडेनाइन को किसे रिप्लेस किया, एडेनाइन रिप्लेस बाय साइटोसिन, ओके, एडेनाइन को मैंने रिप्लेस किया है साइटोसिन से। अगर एडेनाइन साइटोसिन से गया तो ऑब्वियस सी बात है साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा, तो दिस थाइमिन रिप्लेस बाय ग्वानिन, ठीक है। तो मेरे पास अब देखो एमआरएनए भी चेंज हो गया, एमआरएनए चेंज हुआ एज AUG, then ACC, then UCG, then ACG, ठीक है। This ACC and this ACA will code for same amino acid. See everyone, this ACA will code for A2, and on the same point this ACC will code for A2 again. इसका मतलब क्या बेटा अमीनो एसिड में फर्क आया म्यूटेशन की वजह से? why difference won't occur? Because same amino acid is coded by 2 different codons. तो क्या लाइन सही हो गई? That one amino acid can be coded by multiple codons. Clear? Everyone understood? Right, that one amino acid is coded by multiple codon. और कैसे पहचानोगे? अब मैं पहचानने का तरीका बताती हूँ। अगर एक कोडॉन के, ध्यान से सुनना, अगर एक कोडॉन के सिर्फ 3rd पोजीशन को चेंज किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक कोडॉन के 3rd पोजीशन को चेंज किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, ये एक फैक्ट है, राइट। अगर एक कोडॉन के 3rd बेस पे चेंज आया म्यूटेशन की वजह से, अमीनो एसिड में 90% केसेस में चेंज नहीं होता, लेकिन अगर 1st और 2nd पोजीशन पे चेंज किया गया तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आता ही आता है, फिक्स है। अगर 1st और 2nd पोजीशन पे म्यूटेशन होने की वजह से, उसकी वजह से कोडॉन चेंज हुआ, by substitution at 1st or 2nd position amino acid definitely change, but if there is a change at the 3rd position amino acid may not change. Is it fine? Everyone understood? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे इस म्यूटेशन के इफेक्ट में समझाओ, राइट, कि if there is no change in the amino acid, do the gene expression vary or remain same? If there is no change in the amino acid, do the protein synthesis or the gene expression will remain same or differ? Remain same ना, डिफरेंस नहीं हुआ। अगर बच्चे रिमेन सेम रहा तो क्या ये म्यूटेशन एक तरीके से साइलेंट म्यूटेशन है? इज इट जस्ट लाइक अ साइलेंट? रुक गया है ना म्यूटेशन, साइलेंट है क्योंकि इफेक्ट शो कर ही नहीं रहा। और कैन आई नेम इट एज सेम सेंस, कि जो पहले सेंस थी उस सीक्वेंस की वही सेंस अभी है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो आई कैन नेम इट एज सेम सेंस म्यूटेशन एज वेल। अब समझ आ गया पॉइंट बच्चा? तो वी नेम इट एज सेम सेंस म्यूटेशन, और right, we name it as the, right, define it as the complete silent mutation। रहेगा पॉइंट सबको, राइट। तो अब इसी की डेफिनेशन देखो, म्यूटेशन लीड टू ऑल्टरेशन इन द बेस पेयरिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए and significant alteration in amino acid do not occur as triplet alteration that do not yield any amino acid change, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की ना, कोडॉन की प्रॉपर्टी, where one codon multiple amino acid multiple codon is called degeneracy of codon,
जो प्रॉपर्टी है ना, वन अमीनो एसिड मल्टीपल कोडॉन इज बीइंग द डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। ठीक है, अभी से प्रॉपर्टी का नाम याद रखो, डेफिनेशन अभी इतनी जल्दी नहीं याद करने की, नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डेफिनेशन की केस स्टडी पढ़ोगे इसकी। डन यहाँ तक पॉइंट, राइट। तो इसीलिए इसमें मैंने लिखा हेंस नो चेंज लीडिंग टू द फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। ठीक है, अब थर्ड टाइप का म्यूटेशन, सबसे सिंपल पे आते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। नाम से क्लियर हो रहा है नॉनसेंस, देखो नाम सुन के बच्चे हंसते ही बहुत है इसका, राइट। अब तो आप सामने नहीं बैठे, वरना तो कहीं जोक भी बन जाते हैं ना क्लास में, राइट। 2-3 लोगों को इधर उधर बोल भी दिया जाता, राइट। वो तो हरकतें मुझे आपकी याद ही है क्लास के अंदर बैठ के क्या करते हो, राइट। जैसे मैं नॉनसेंस म्यूटेशन बोलती तो नॉनसेंस वर्ड आगे एक दूसरे को बोल ही देते कोई ना कोई, राइट। तो अब नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, राइट। अब देखो ध्यान से, नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब आपने सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन किया, आपने बेस चेंज किया, जिसकी वजह से बेस पेयरिंग चेंज हुई, जिसकी वजह से एमआरएनए का कोडॉन चेंज हुआ। बस प्रॉब्लम क्या हो गई, आपने एमआरएनए के फंक्शनल कोडॉन को, बहुत ध्यान से, एमआरएनए के फंक्शनल कोडॉन को नॉन फंक्शनल कोडॉन में चेंज कर दिया। और अभी मैंने बताया था 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन कौन से फंक्शनल, 3 कोडॉन कौन से नॉन फंक्शनल। मान लो एक बेस पे ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से फंक्शनल कोडॉन changes into a stop codon, a non-functional codon, a nonsense codon और a punctuation codon, जो अमीनो एसिड देगा नहीं, जबकि वहीं पर पॉलीपेप्टाइड को रोक देगा, बनने ही नहीं देगा आगे, राइट। अगर पॉलीपेप्टाइड नहीं बनी तो इसको नाम क्या दे देंगे हम, नॉनसेंस म्यूटेशन। अंडरस्टूड। एंड द 3 टाइप ऑफ द स्टॉप कोडॉन आर UAA, UAG and UGA, right? 3 type of nonsense codon are UAA, UAG, UGA, right? जो कोई अमीनो एसिड नहीं। फाइन, एवरीवन अंडरस्टूड। तो अब सबको क्लियर है, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन, सेम रखोगे कोई चेंज नहीं होगा, सेम सेंस। सेंस चेंज कर दी, नॉन फंक्शनल बना दिया, मिससेंस बनाया ही नहीं, नॉनसेंस, राइट। क्लियर है यहाँ तक, अंडरस्टूड नाउ? कोई डाउट अब इसके अंदर फटाफट से? एनीवन हैविंग एनी स्पेसिफिक डाउट टिल हियर? बन गए हैं सबके डायग्राम, लिख लिया है सबने एक बार अच्छे से? 3 टाइप्स once again, okay, I'll just make a recap of the 3 types जो भी हमने पढ़े, 3 इफेक्ट्स, right? ध्यान सुनने, if mutation at a base, right? same sense once again, okay अभिषेक, right? सभी के लिए once again, right? एक quick recap, right? if a mutation at a base, right? if a point mutation at a base occur resulting in the change in the base pairing, resulting in the change in the mRNA codon, which leads to the change in the amino acid, making a non-functional polypeptide, it is called missense mutation, as the sense of the normal functioning of gene get lost, right? But if there is a base change, there is a change in the base pairing, there is a change in the mRNA codon as well, but due to degeneracy of codon, there is no change in the amino acid, because degeneracy state that one amino acid can be coded by more than one codon. It is called same sense mutation or silent mutation. Why we name it as silent? Because it doesn't create any phenotypic alteration, right? That's why we name it as the same sense mutation. Correct, right? Then we will say if there is a change in the base, there is a change in the base pairing leading to the change in, right? जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कहा कि there is going to be a change in the polypeptide stretch. As the polypeptide stretch is no longer forming, we name it as the nonsense mutation, as the functional codon changes to non-functional codon. Clear है? Understood everyone? किसी को कोई डाउट? Yes, completed Vitam, fine, right? अब आगे बढ़ जाओ इसके अंदर। अच्छा, अब एक याद हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ एनसीईआरटी ने दे रखा है ना,
वहां पर एनसीईआरटी ने एक टॉपिक आगे डिस्क्राइब कर रखा है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का, राइट, जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी बेटा, जब हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, अब वो टाइम है वो चीज पढ़ने का, राइट। अब बहुत ध्यान से समझना, राइट, एक जीन का डोमिनेंट अलील वो बेसिकली अलील है, वो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनाती है, जो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, ठीक है। So we say a dominant allele is the genetic information which leads to the coding of a functional protein or a functional polypeptide, जिसकी वजह से एक फंक्शनल प्रोटीन एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनता है। But as the अब ध्यान से क्लियर करना, but as the right evolution occur, dominant allele get mutated, right, dominant allele get mutated and result in the generation of mutant allele, or we can say result in the generation of आपका mutant की वजह से called recessive allele generated, which result in either no polypeptide formation or non-functional polypeptide formation. Is it fine? And this modification of dominant allele to recessive allele occurs because of missense mutation or same sense mutation, right? It occurred, sorry, say same sense, nonsense, because of missense mutation or nonsense mutation. Fine, right? Once again, I'll explain this point, everyone. हमने कहा dominant allele is being the one which produces a functional polypeptide, जो एक functional polypeptide generate करेगा, right? While right उसी के अलावा हमने कहा जो recessive allele है, जो mutant allele है, जो modified allele है, right? It is going to be followed or it is going to be formed, right? Only when, right? Form कब होगा हमारे पास, right? It's going to be formed only when, right, there is a either, right, missense mutation or nonsense mutation leading to, right, किसको लीड करेगा हमारे पास लॉस बेसिकली, राइट, उसका फंक्शन तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ आगे पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास डिस्टर्प्टेड। फाइन, रजुल नो, में नॉनसेंस का मीनिंग यही है कि स्टॉप को डाउन का आ जाना, ठीक है। नॉनसेंस मीनिंग ओनली कि स्टॉप को डाउन का आ जाना। अच्छा ये लिखवा दूं, ओके, लिखो इसी के अंदर, इसी में डालो हेडिंग, इसके अंदर डालो एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, राइट, हेडिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, जैसे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, राइट, एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, एवरीवन। कोई एग्जाम्पल नहीं है सामने, डिसीज होगी कैसे जब प्रोटीन ही नहीं बना, समझ आया ना, राइट। तो डिसीज तो तब होगी ना जब नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाओगे, राइट, उसकी वजह से, यहाँ तो आप फंक्शन ही नहीं करा रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कॉज करेगा, पूरा का पूरी चीज ही आपकी एब्सेंट कर देगा। फाइन, okay everyone, yes, now moving to this one, expression of a gene लिखा heading, एक second, now इसी में लिखो a dominant or a wild type allele, यहाँ पर देखो लिखा हुआ मैंने, dominant or wild type allele leads to the formation of functional protein, dominant or wild type allele leads to the formation of functional protein, functional protein and show specific expression, functional protein and show specific expression, show specific expression, specific expression, right? While while as result of mutation, while as result of mutation, modified allele is formed. As a result of mutation, modified allele is formed. Modified allele is formed, which either
leads to non-functional protein, which either leads to non-functional protein or no protein synthesis, non-functional protein or no protein synthesis at all. Done? Full stop. Modified allele can be regarded as recessive allele or mutant allele. Modified allele can be regarded as recessive allele or mutant allele. This is fine everyone. हो गया क्लियर? अब समझ आ गया है सबको? ये मैंने लिखवाया हुआ है, पता नहीं, मुझे याद नहीं था, मुझे लगा शायद पहले, पता नहीं, मैंने हो सकता है लिख दिया हो नोट्स में, राइट। लेकिन अब ये क्लियर है सबको अच्छे से म्यूटेशन के नाम के साथ साथ? चलो अब लास्ट टाइप पे आ जाए इसके, राइट। अब बहुत ध्यान से ये वाला टाइप, राइट, क्योंकि ये टाइप जो है ना एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अब मैं एक पहले सीक्वेंस पढ़ाती हूँ पहले। जैसे एक मैंने एक सेंटेंस बोला था, राम हैज कैप, राइट। मेरे को सीक्वेंस ऐसे ही बनाना है जिसमें मुझे ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे राम हैज कैप, मान लो मैंने हैज का एस हटा दिया। अब बनाओ जरा सीक्वेंस कैसे बनेगा। राम, आगे लिखो, कैसे लिख के बताओगे मुझे इसमें सीक्वेंस कैसे बनाओगे। हैज का एस हटा दो और ट्रिपलेट की तरह सीक्वेंस बनाओ। मेक द सीक्वेंस एज ट्रिपलेट ओनली, ट्रिपलेट की तरह सीक्वेंस बनाओ। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? इसके अंदर फर्स्ट आ गया हमारे पास राम, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अकबर। देन HSC हैक, देन AP, ये सीक्वेंस बनेगा क्या? एक, बिल्कुल सही बच्चे, वेरी गुड एवरीवन। क्या एक बेस को या एक वर्ड को हटाने की वजह से उसका ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया? इज द ओपन रीडिंग फ्रेम गेट ऑल्टर्ड? यस। अगर ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ तो क्या इसे मैं कह सकती हूँ फ्रेम शिफ्ट हो गया, मेरे पास फ्रेम शिफ्ट हुआ। और फ्रेम शिफ्ट होने की वजह से जो प्रोटीन पहले बन रहा था, क्या वो प्रोटीन कभी बन सकता है? डू एवर दैट प्रोटीन इज फॉर्म्ड? यस और नो? नो ना, कभी नहीं बनेगा। तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। अगर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा या नो प्रोटीन बनेगा तो क्या इस म्यूटेशन को मैं गिब्रिश म्यूटेशन कह सकती हूँ? गिब्रिश मीन्स गार्बेज, जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन को गार्बेज में चेंज कर देगा। ये इंफॉर्मेशन गार्बेज हो गई ना सेल के लिए, सेल तो इसको यूज नहीं कर सकता ना, राइट। इसी म्यूटेशन को नाम दिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द जीन म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब इंसर्शन और डिलीशन। बहुत अच्छे से रीजन याद रखना बेटा। सब्स्टिट्यूशन में आप बेस चेंज कर रहे थे, आप बेस के नंबर को वेरी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर या तो आप एक बेस को, सिर्फ एक को, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन है, एक बेस को ऐड करोगे या एक बेस को डिलीट करोगे, राइट। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस रिजल्ट इन चेंज इन ORF। ORF चेंज हो गया, ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, leading to alteration in mRNA sequence, hence leads to the non-functional or no polypeptide synthesis at all. Understood now? Complete हुआ पॉइंट यहाँ तक। इसी में हमने क्या पढ़ा, ये मेरे पास देखो DNA का स्ट्रेच है। दिस इज द DNA स्ट्रेच विद मी, राइट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रेच है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, ये नॉर्मल बनाया, ऐसे ही नॉर्मल खुद बनाना। इसमें मैंने एडेनाइन को रिप्लेस कर दिया। सी एडेनाइन रिप्लेस हो गया। एडेनाइन के रिप्लेस से थाइमिन ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि जब एडेनाइन गया तो पूरा बेस पे उड़ेगा वहां से, राइट। तो अब मैंने अगर इसको हटाया, राइट, ट्रांसक्रिप्शन किया AUG CAU। अब देखो पहले क्या बन रहा था, पहले देखो यहाँ पर पहले था AUG ACA, लेकिन इस ACA में A था ना, अब ये A तो मेरे पास हट चुका है। अगर ये A हट चुका है तो अब आगे वाला बेस कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा। तो नेक्स्ट मेरे पास, सॉरी, बेस के कोडॉन क्या हो गया? CAU अब आगे वाला हो गया, तो इसके आगे बढ़ जाओ, दैट इज CAA और आगे AU। होने कितने चाहिए थे? 4 कोडॉन, हो कितने गए? 3 कोडॉन। हो गया पूरा का पूरा चेंज इन ORF। और उसी के साथ क्या अमीनो एसिड सेम रहे? वो भी चेंज हो गया, राइट। अमीनो एसिड भी चेंज हो गया। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो,
इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा आपका कि मेरे पास CAU और CAA, सी मैंने A5 लिखा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है मुझे? अभी कौन सी प्रॉपर्टी समझाई थी? जहां पर थर्ड के चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। अभी बताया ना डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, कि कोडॉन की थर्ड पोजीशन पे अगर चेंज है तो चेंज अमीनो एसिड का नहीं है, यही तो पॉइंट है डीजेनरेसी का। समझ आया सबको पॉइंट? राइट, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, and this frame shift mutation results as a consequence of the missense mutation, right? Missense mutation generate करता है, and the best example is thalassemia, right, which is blood related disorder। अब बच्चे एक thalassemia में ना एक L मिसिंग है, यहाँ पर L लगा लिया, राइट। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया बहुत अच्छे से, 3 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है इस चैप्टर में, देयर आर 3 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, राइट, एवरीवन मेक इट वेरी मच क्लियर। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ठीक है। थैलेसीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। याद रहेगा पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? once again I repeat, listen, sickle cell anemia is an example of substitution mutation, thalassemia is an example of frame shift mutation, and last one hemophilia is an X linked recessive disorder। ये 3 मेरे पास ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जो प्रेजेंट हैं एक सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं। डन, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट? ओके ओके कुणाल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। कंप्लीटेड? अच्छा अब एक मुझे यहाँ पर, राइट, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप फटाफट से मुझे रिप्लाई करना उस क्वेश्चन, राइट, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है? हाँ जी, नाउ द क्वेश्चन इज, ओके, राइट, द क्वेश्चन इज बेसिकली हाँ जी, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनना। ओके, mRNA sequence has 100 codons, mRNA sequence has 100 codons where insertion of a base occur at एक सेकंड 100th position, ठीक है? एक मिनट अंशिका, 100th position, राइट? हाउ मेनी amino acids will remain unaltered? Calculated guys, फटाफट से, till the time में slide change कर। आंसर बताओ इसका मुझे। ओके, वेरी गुड जोया, अमेजिंग, गुड आंसर, करेक्ट वन। All will be unaffected. Yes, Kushal, sure, all will be unaffected. थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा तभी मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन से 100 कोडॉन्स, राइट, हो गया ना? यहाँ तक स्लाइड का स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलो अब यहाँ मैं आपको फटाफट से समझाऊं। मैंने क्वेश्चन में कहा 100 कोडॉन्स है, mRNA पे 100 कोडॉन्स है, ध्यान से। 100 कोडॉन्स का मतलब 300 बेसिस, कैलकुलेशन सही करना जरा, 300 बेसिस, 100th पोजीशन पे मैंने इंसर्शन किया, तो 99 अनअफेक्टेड रहे ना, पहले वाले 99 अनअफेक्टेड रहे ना। अगर पहले वाले 99 अनअफेक्टेड रहे तो कितने कोडॉन्स अनअफेक्टेड रहे? टेल मी गाइस, कितने कोडॉन अनअफेक्टेड रहे? डिवाइड बाय 3 कर दूं, 33 कोडॉन्स मींस कितने अमीनो एसिड? 33 अमीनो एसिड। अब समझ आया आंसर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? टेकिंग दैट डीजनरेसी नहीं होगी, उसके मैं आगे ऐड कर देती हूँ क्वेश्चन में, डीजनरेसी नहीं होगी, तो 33 अमीनो एसिड विल रिमेन अनअफेक्टेड। क्वेश्चन क्लियर है सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? कंप्लीटेड यहाँ तक? डन, राइट, ओके गाइस। सो अब मैं स्लाइड अभी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, राइट। आगे के म्यूटेशन की सारी कैटेगरी है, एक बार उनको गो थ्रू करके आओगे नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है? क्योंकि मैं नेक्स्ट में म्यूटेशन आपका कंप्लीट करके पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट करूंगी।
राइट, और उसी के साथ एक आपका टास्क जो आज से शुरू हो जाएगा बाय नेक्स्ट मंडे, बिफोर नेक्स्ट मंडे। आई वॉन्ट एवरी वन टू शो मी योर नोट्स, राइट। आप नोट्स बनाओगे प्रॉपरली, राइट, और उन नोट्स के बनाने के बाद जो स्पेसिफिक उनमें डाउट्स हैं आपको, उनके एक लिस्ट मुझे टेलीग्राम पे मिल जाए, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट मंडे, बिकॉज 2 weeks आर रिमेनिंग एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप द चैप्टर, फाइन। सो इसीलिए मुझे अब अगले 2 हफ्ते में आपको जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है वो उसमें करानी है। तो उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ तक का थर्सडे, इस थर्सडे तक की क्लास का, राइट, सारा टॉपिक आपके नोट्स में मेंशन हो। जो भी टॉपिक अभी भी समझ नहीं आया है, जो आप मुझे चाहते हो मैं दोबारा रिपीट करूँ, उसकी हम एक क्लास लगा के वो टॉपिक करें। डाउट ऑफ होल चैप्टर, यस, पूरा चैप्टर टिल थर्सडे तक की क्लास। जब हम थर्सडे तक की क्लास में जितना सिलेबस कर लेंगे ना, वो पूरा सिलेबस ऑन ट्रैक करके सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो जाए, और उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पैकेज के कंप्लीट करना शुरू कर दिया। सारे अभी नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास में डिस्कस करूंगी, राइट। तो मंडे तक का टास्क है कि सारा पूरे नोट्स बन जाए, और नोट्स के साथ साथ आप रेडी हो जाओ जो आपके लिस्ट ऑफ डाउट्स हैं, जो टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है उनके साथ। समझ आ गया पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? ये टास्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्लियर, राइट। जहां जो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो डेफिनेशन नहीं क्लियर हो रही हैं, उनकी भी मुझे क्लिक टेलीग्राम पे मिल जाए, फाइन, राइट। एंड आई see your notes in the Monday class, मैं देखूंगी उसको, राइट। तो ये चीज मुझे मिल जाए, ठीक है, देखूंगी कैसे, वीडियो ऑन करा के, राइट। हाँ, नोट्स भेज सकते हो तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। नोट्स भेज सकते हो तो पर्सनल पे भेज देना, एक पीडीएफ बना के, ठीक है। हाँ, फुल नोट्स का एक पीडीएफ बना के भेज दो, मैं एक बार चेक कर लूंगी सही बना रहे हो नहीं बना रहे, क्या डाला है क्या नहीं डाला आपने, ठीक है। पीडीएफ बना के भेज देना, ये नहीं एक ही बच्चा 50 पेजेस की फोटो भेज रहा है, ठीक है, राइट। So we'll meet you in the coming class, guys. Bye bye, take care, enjoy.